हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 10वीं की पढ़ाई कर ली, अब 11वीं के लिए खोज रहे होंगे कि भाई 11वीं में बायोलॉजी का क्या मजा है। 10वीं में जो आपने बायो पढ़ी है प्यारे बच्चों, बहुत छोटी सी छोटे छोटे 4 चैप्टर थे और पीछे के पर्यावरण वाले 2 चैप्टर थे, जिसमें आपने बायोलॉजी का थोड़ा सा रस लिया। अब 11वीं में अगर आपने बायोलॉजी ली है तो 11वीं में बायोलॉजी की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है और इस दुनिया की सैर मैं आपको करवाऊंगा। फिर से परिचय बता रहा हूं अपना, मेरा नाम है संकल्प त्रिपाठी, आपका बायोलॉजी मेंटर। मैं आपको बायोलॉजी यहां पढ़ाने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, जो कुछ करना है कर लो और तुरंत खाली होकर के आ जाओ। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बड़ी दुनिया है बायोलॉजी की। कक्षा 11वीं में और 12वीं में, दोनों में अगर मैं कहूं बड़ी दुनिया है। अभी तक आप एक छोटे से 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब आपके सामने एक ग्रंथ आया है, लेकिन यकीन मानो मेरा ये सफर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। मैं सारा इस पूरे ग्रंथ को यानी कि टोटल 19 चैप्टर को आपको पढ़ाऊंगा और इसको फील करेंगे आपको, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रोमांचित कर देने वाला ये सफर है आपके लिए अगर आपने 11वीं की बायोलॉजी को पढ़ा। बहुत ही बढ़िया बायोलॉजी है भाई, 12वीं से भी अच्छी है 11वीं। सारे ऑर्गन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सारे ऑर्गन सिस्टम, पौधों के बारे में, जंतुओं के बारे में पूरा वर्गीकरण, सारा ज्ञान समाहित है प्यारे बच्चों। बहुत ही रोमांचित कर देने वाला आपका सफर है। पहला चैप्टर अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो आपका क्या है, तो पहले चैप्टर का आपका नाम है जीव जगत। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो पहला चैप्टर है आपका जीव जगत। इस पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, और आप सभी लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है। बस 1-2 काम करना है भाई, ये तो डिजिटल गुरु दक्षिणा, ये काम आप सभी को करना है, शेयर करना है हर एक उस बायोलॉजी वाले के पास जिसने 11वीं शुरू की है, जो 11वीं में बायोलॉजी लिया, उस हर बंदे के पास इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। बस इतना करना है, बाकी सारे काम मैं कर दूंगा डिजिटल गुरु दक्षिणा के रूप में। आपको सिर्फ इतना काम करना है और शुरुआत करते हैं इस सफर की। तो जैसे ही अपन शुरुआत करते हैं, जीव जगत पहला चैप्टर है आपका, जीव जगत चैप्टर फर्स्ट। तो जीव जगत, जीव का मतलब वही जो सजीव है हमारे, जगत मतलब दुनिया। मैं इसको, इस चैप्टर को मैं ये भी नाम दे सकता हूं, इस चैप्टर को मैं ये नाम दे सकता हूं, सजीवों की दुनिया। क्या बात है। तो स्वागत है आपका सजीवों की दुनिया में। आइए समझते हैं थोड़ा सजीवों की दुनिया। अगर अपन सजीवों की दुनिया में जाएं, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा कि सजीवों का जगत बहुत ही निराला है। कैसा निराला है भाई? कहीं पंछी गुंजायमान हो रहे हैं, कहीं पे भंवरे गुंजायमान है, कहीं पे घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब प्रकृति का नजारा देखो तो बहुत अच्छा, जंगलों का नजारा, पेड़ों का नजारा। कभी फील करना जा करके जंगलों में, पेड़ों में, पहाड़ों में, झीलों में, झरनों में, और मनुष्य की अलग अलग जनजातियां, अलग अलग आइसलैंड, समुद्र, इन सबको देखोगे तो सजीवों की दुनिया आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही निराली दुनिया देखेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ 3D मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें आप सजीव जगत के, सजीवों की दुनिया को फील कर सकेंगे। ध्यान से देखेंगे आप इसमें तो ये पीछे आपको सजीवों की दुनिया दिख रही है प्यारे बच्चों। ये भी सजीव है, पेड़ पौधे, और इनमें बहुत सारे, क्या बेटा, बहुत सारे जीव जंतु, और इसमें हम लोग भी बसे हैं, हमारे मकान भी दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं क्या भाई, ये है सजीवों की दुनिया जो कि बहुत निराली है। आप इसको फील करिए और इस दुनिया से ये चैप्टर आपको जोड़ेगा, इस दुनिया से ये पूरा चैप्टर आपको जोड़े रखेगा और आपको फील कराएगा। ध्यान से देखना फिर से। चलिए एक और, कमान, वेलकम टू हुड हुड, व्हाट्सअप अगेन। ये देखो, ये है आपके सजीवों को दुनिया। विविध प्रकार के जंतु, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, झरने, झील, तालाब, ये सब सजीवों की दुनिया है। अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर इमेजिनेशन लाएंगे तो आपने मूवी देखी होगी या तो आप गए होंगे घूमने, तब आपने सजीवों की दुनिया को और अच्छे से फील किया होगा बाहर। क्योंकि यहाँ पे तो इतना ज्यादा मकान बन गए कि मकान की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अब यू कैन फील इट। इसको देखो और फील करो कि हाँ, वास्तव में सजीवों की दुनिया क्या है। वास्तव में सजीवों का जगत, सजीवों की दुनिया बहुत निराली है। और एक खास बात है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको टोटल 19 चैप्टर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, और ध्यान देना 1 शॉट में। और सबसे बड़ी बात कि सारे चैप्टर आपके 3D विजुअलाइजेशन वाले हैं, तो सब पे अपन ऐसे ही 3D हर एक टॉपिक पे बन के तैयार रखी हमने। मैं देर आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। क्या भाई, मैं देर आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। दुरुस्त देर क्यों हुई? तो दुरुस्ती में देर हुई भाई। देर इसलिए हुई कि क्या करना है अपन को,
एक ऐसा कंटेंट देना है, ऐसी चीजें पढ़ाना है कि सीधे आपके दिमाग में चला जाए। तो सीधे दिमाग में डालने के लिए ऐसी तमाम सारी 3D बनाई है, मैं सिंपल आपको दिखा रहा हूं। तो ये सारे चैप्टर के लिए, जिसमें हम श्वसन तंत्र को देखेंगे, ऐसे उत्सर्जन तंत्र को, ऐसे सारे ऑर्गन सिस्टम को, पेड़ पौधों को, सब में अगर ऐसे ही देखेंगे तो ज्यादा सही होगा। यहां से बंद होगा, आइए बंद करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो सजीवों की दुनिया ये चैप्टर है आपका। आइए इस चैप्टर पे एंट्री करते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है सजीव जगत में विविधता, सजीवों में विविधता। सजीवों में विविधता को क्या बोला जाता है? जैव विविधता। हमारा ध्यान देना, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के, देखा होगा आप लोगों ने, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैसे हमारे चारों ओर अपन देखें तो चींटी दिख रहा है, टिड्डा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गाय दिख रहा है, भैंस दिख रहा है। तो सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता तो क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अगर जैव विविधता की बात की जाए तो जैव मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में देखा, एक चीज पढ़ा होगा, निर्जीव और सजीव। निर्जीव और सजीव पढ़ा है बचपन में? बचपन में आप लोगों ने निर्जीव और सजीव पढ़ा होगा। तो अब वही चीज आगे चल के क्या हो गए? जैव और अजैव हो गए। जैव मतलब क्या होता है? जैव मतलब सजीव। अब सजीवों में सारे आते हैं जिनमें जीवन है। अभी मैं बात करूंगा कि सजीव क्या है। जैव का मतलब सजीव, विभिन्नता का मतलब, विविधता मतलब है क्या है? विभिन्नता, जिसमें बदलाव है, अलग अलग है, विभिन्नता। विविधता का मतलब विभिन्नता। विविधता का मतलब क्या होता है? तो विविधता का मतलब है विभिन्नता। सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, सभी सजीव अलग अलग तरीके से हैं। अगर ध्यान में देखो, आदमी अलग तरीके का है, कुत्ता अलग तरीके का है, बिल्ली अलग तरीके का है, शेर, अरे बाप रे, एकदम अलग तरीके का है ना। अब एक छोटी सी चींटी अलग तरीके के है, और जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है बेटा? अलग अलग तरीके के हैं। पेड़ पौधे, विविध प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो सजीवों में विभिन्नता बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो सजीवों में जो विभिन्नता है, जो सजीव अलग अलग हैं, अलगाव हम कह सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। और ये होना जरूरी है। जैसे मैं कहूं कि अब तक 15 लाख से अधिक, 15 लाख प्लस जंतुओं की खोज हो चुकी है। ध्यान देना, 15 लाख प्लस जंतु, 15 लाख प्लस जंतुओं की खोज हो चुकी है वैज्ञानिकों द्वारा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं की अगर बात करें तो 15 लाख प्लस। जैसे एक जंतु हुआ गाय, एक जंतु हुई भैंस, एक जंतु हुआ कुत्ता, एक जंतु हुआ आदमी, ऐसे करके देखा जाए तो 15 लाख प्लस जंतुओं की जातियों की खोज हो चुकी है। 15 लाख प्लस जंतुओं की जातियां, जंतुओं की जातियां, इनकी खोज हो चुकी है। 5 लाख प्लस, 5 लाख प्लस पादपों की जातियां, कितनी? 5 लाख प्लस पादपों की जातियों की कितनी खोज हो चुकी? 5 लाख प्लस। अब बहुत सारी तो खोजी जा चुकी हैं, बट बहुत सारी डेली बहुत सारी लगातार क्या हो रही है? लगातार खोजी जा रही हैं। बहुत सारी लगातार नई नई जातियों की खोज हो रही है। लगभग 3 करोड़ वैज्ञानिकों का मानना है बेटा कि जंतु और वनस्पतियां दोनों को मिला लिया जाए तो 3 करोड़ प्लस जातियां हैं। 3 करोड़ प्लस, इधर लगा दूं, उधर लगा दिया मैंने, 3 करोड़ प्लस जातियां, समझो लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ या उससे प्लस जातियां हैं। अगर वेदों पुराणों की माने तो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख जंतुओं की योनियां हैं, मतलब 84 लाख प्लस जातियां आज भी धरती पे मौजूद हैं। खोज करना बाकी है, 20 लाख लगभग खोज हो चुकी है, 20 लाख खोज हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है 3 लाख है। अगर अपने वेदों पुराणों में आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा कि वहां कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। क्या है? बस 84 लाख। तो 84 लाख योनियां का मतलब है 84 लाख प्रकार के जीव जंतु यहां पे मौजूद है। समझियो, सजीव का मतलब तो आप जानते हैं कि जिसमें सजीव, सजीव क्या है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि भाई क्या है सजीव। तो ये बात हो गई भाई, क्या हो गई? ये हो गई जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सजीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और 15 लाख प्लस जंतुओं की खोज हो चुकी है, 5 लाख प्लस पादपों की खोज आ चुकी है। साइंटिस्ट का मानना है कि 3 करोड़ प्लस हैं ये सब। ठीक है, आइए थोड़ा सा, तो हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के जंतुओं, जीवों का पाया जाना, जीवों की उपस्थिति क्या कहलाती? जैव विविधता कहलाती, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को 2 शब्दों में कहा जाता है, जैविक बायोलॉजिकल तथा विविधता डाइवर्सिटी। यानी कि जैविक का मतलब सजीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ना, सजीवों में क्या है? जो विविधता है, अलग अलग प्रकार के, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का लेबल बेटा अलग अलग होता है, ध्यान से देखना। मैं स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, इसको आगे बढ़ता हूं, ध्यान से अगर देखना। ही बायोडाइवर्सिटी के लेवल पे बात करें तो ये अनुवांशिक स्तर पे भी पाई जाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जातीय स्तर पर भी पाई जाती है, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, अनुवांशिक विविधता क्या होती है?
आनुवांशिक विविधता। सबसे पहले जेनेटिक डायवर्सिटी की बात करें, यानी कि आनुवांशिक विविधता। कौन सी विविधता? आनुवांशिक विविधता। ये क्या होती है आनुवांशिक विविधता? आनुवांशिक विविधता का मतलब है आनुवांशिक स्तर पे। क्या आप लिखोगे? बस इसमें इतना सी बात लिखना है आपको, बस बहुत सिंपल सी बात है कि आनुवांशिक स्तर में पाई जाने वाली विभिन्नता को, आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता या विभिन्नता लिख सकते हो, विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। अब कह दो गुरुजी एग्जाम्पल क्या है इसका? क्या है इसका एग्जाम्पल? आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे हमने कहा, तुमने कभी ध्यान से देखा होगा कि आदमी तो एक है, हम सब आदमी हैं। जैसे एक जाति की बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल एक लिया मानव का। मैंने एग्जाम्पल किसका लिया? मानव का एग्जाम्पल लिया। एक हमने मानव, अब सभी मानव लगभग सेम है। देखो सबके यहाँ खत है, 2 आंख है, 1 नाक है, 2 हाथ हैं, पैर है, सर है, यहाँ बाल है, दाढ़ी है, मूंछ है। लगभग सभी लोगों का यही स्ट्रक्चर है। सब लोगों का स्ट्रक्चर एक है, लेकिन फिर भी सब लोग भिन्न है। फिर भी सब लोग क्या है? अलग अलग हैं। सबका स्ट्रक्चर एक है, लगभग सबका स्ट्रक्चर एक है। वही हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, कान सेम टू सेम लगभग बनावट है, लेकिन सेम होते हुए भी अलग है। सब आदमी एक नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग है, जिससे हम सबकी विशिष्ट पहचान कर लेते हैं। अब मानव जाति का, एक ही जाति का 99.99% डीएनए क्या होता है बेटा? इतना 99.99% डीएनए क्या होता है? समान होता है, सेम होता है। लेकिन 0.01% क्या होता है? डिफरेंस होता है, अलग होता है। ये सेम है, लेकिन 0.01% क्या है? अलग डीएनए है। ये आनुवांशिक स्तर विभिन्नता, ये जो 0.01% जो अलग डीएनए है, ये उसकी विशिष्ट पहचान है। मतलब आदमी एक होते हुए भी अनेक है, हर आदमी अलग अलग तरीके से। इसीलिए तो हम देख के पहचान लेते हैं, अरे ये तो गणेशवा है, ये तो बिरजू है बे, ये गजोधर, ये संकठा, अरे ये तो फलनिया है, ये ढेकनिया है, नेपोरिया है। फलनिया, ढेकनिया, नेपोरिया, बिरजू, संकटा, गजोदर क्या होती है? उसके स्ट्रक्चर में सब कुछ ना कुछ अलग होते हैं। ये जो 0.1% उसका डीएनए अलग होता है, ये आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता है। हर आदमी से थोड़ा सा अलग है, जिससे हम उसकी पहचान कर लेते हैं। सोचो अगर हर आदमी से थोड़ा सा अलग ना होता तो क्या होता? सब लोग एकदम सेम होते तो कोई किसी को पहचान ना पाता। कोई किसी के घर आता, खा के चला जाता, 4, 10 दिन, 20 दिन किसी के घर में रह के चला जाता। कोई किसी घर में पड़ा रहता, कोई कहीं भी पड़ा रहता, कुछ भी करता, चोरी करता, पता ही न चलता। कोई किसी गाड़ी लेकर के चला जाता, कोई पहचान ही ना होती। सब सेम हो जाते तो देखो दुनिया ही ऐसी कैसी हो जाती है। अगर 100% डीएनए सेम हो जाता, सब सेम हो जाते, तब तो दुनिया बदल जाती, वक्त बदल जाते, जज्बात बदल जाते, हालात बदल जाते। तब आदमी के जब बच्चा पैदा होता तो आदमी लिखवाता बच्चे पे ऐसे मर्द, छतिया पे लिखवाता ऐसे मर्द। क्यों मर्द लिखवाता? या जो नाम लिखवाता बिरजू, गजोधर, संकठा, तब ऐसे छाती फाड़ के देखता तो अरे ये तो मेरा बेटा है। ऐसे छाती फाड़ के दे, हमार गदेल नहीं, चल हट, दूसरे कर, वगर गदेल है कि नहीं? तुम लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा मर्द, अमिताभ बच्चन ने अपने बेटवा के उस पर लिखा था ना मर्द। अब जैसा इसे फाड़ के देखा, उसमें लिखा था मर्द, तो जान गया मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा आजा, आजा बेटा। तो ये होता है। कहने का मतलब है आनुवांशिक स्तर पर विभिन्नता, सबका 0.01% डीएनए अलग होता है, इसलिए हर आदमी का तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। आदमी है फिर भी डिफरेंस दिखेगा। हर गाय गाय है, लेकिन सबकी गाय अलग अलग दिखेगी। हर भैंस भैंस है, लेकिन सबकी भैंस अलग अलग लिखेगी। आदमी कहिए अब तो मोर भैंसिया है। तुम लोगों ने वेदों में एक चीज पढ़ा होगा, एक चीज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? कि एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतलो न भविष्यते। एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यते। एक मैं हूं और मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। भूतो न भविष्यते, न भूत में था, मतलब ना तो पहले था पास्ट में, और ना ही प्रेजेंट में कोई है, कोई होगा। ना अभी है, न पहले कोई था, न बाद में कोई होगा। क्योंकि पहले जो कोई होगा या पहले जो था या अभी जो कोई, सबका डीएनए डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। इसलिए कहा जाता है, इसमें लिखा ना एको अहम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यते।
मैं ही अकेला हूं। यह है अनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता। आई होप इससे ज्यादा एग्जाम्पल अगर दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, हालांकि मैं इससे ज्यादा भी एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे अरे सर आप तो टॉपिक से दूर ही हट गए। तो टॉपिक से जोड़ रहा हूं, सिर्फ आपको डेली लाइफ के टॉपिक से आपको जोड़ रहा हूं, डेली दिनचर्या से जोड़ रहा हूं कि समझो इन चीजों को, इन चीजों के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में उतारो, मैं चाहता हूं। ठीक है, तो पहली विभिन्नता हमने पढ़ा अनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता। दूसरी विभिन्नता है जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता। कैसी? जातीय विविधता। दूसरी विविधता क्या है? जातीय, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं जातीय विविधता। ये क्या होता है बेटा? तो जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को जातीय विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जातीय स्तर का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, अलग अलग जातियां, वो जातियां नहीं, ये जातियां अलग अलग। जैसे कुत्ता की एक जाति हो गई साइंस में, एक जाति हो गई गाय, एक जाति हो गई भैंस, तो ये जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता है ना। एक जाति हो गई शेर, एक जाति हो गई चीता, ये सब आदि आदि। तो जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को क्या बोलते हैं? जातीय जैव विविधता। जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जातीय जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जातीय जैव विविधता। ठीक है, क्या बोलेंगे? जातीय जैव विविधता। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि आपकी पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये देखो पारिस्थितिक तंत्र, या जिसको बोलते हैं पारिस्थितिक विविधता स्तर। ठीक है, इको सिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। ठीक है, ठीक है, आगे चल, पारिस्थितिकीय विविधता इसको बोल सकते हैं, पारिस्थितिकीय विविधता, पारिस्थितिकीय। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कैसी है? तो कह सकते हो कि पारितंत्र स्तर पर, पारितंत्र के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को। अब ये चीज आप 12 में भी पढ़ोगे, इसलिए अगर 11 आपने पढ़ लिया तो 12 में, नीट में, अदर मेडिकल एग्जाम में, नर्सिंग में, सब में काम देगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, सब में काम देगा। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, सारे एग्जाम में आपको काम देगा। आपको नीट करना है आगे चल के, आपको आगे चल के बीएससी नर्सिंग करना है, एएनएम करना है, जीएनएम करना है ना, पैरा मेडिकल एग्जाम देना है, मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, या तो नर्सिंग क्षेत्र में करियर बनाना है, या उस हर एग्जाम में बायोलॉजी आती है, यूपीपीसीएस में बायोलॉजी आती है, आईएएस में बायोलॉजी आती है, जहां जीएस है वहां बायोलॉजी का खूब स्कोप है, वहां सब जगह ये सारी काम देंगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरे 11 को पढ़ो, मैं कहता हूं एक बार पूरे 11 को बहुत ध्यान से पढ़ो, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, तो पारितंत्र स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को पारिस्थितिक या पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं, विविधता कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे अलग अलग पारितंत्र हैं। एग्जाम्पल, एक पारितंत्र हुआ घास के मैदान का पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र, घास के मैदान का पारितंत्र जिसमें घास, हिरन, ये सब पाए जाते हैं। एक हो गया समुद्र का पारितंत्र, अलग अलग पारितंत्र है ना, ये देखो घास के मैदान का पारितंत्र अलग है, समुद्र का पारितंत्र अलग है, समुद्र का पारितंत्र ये अलग है, तालाब का पारितंत्र ये अलग है ना। एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं, तालाब का पारितंत्र अलग है, यहाँ मछलियां और छोटे छोटे जीव, सांप वगैरह पाए जाएंगे। समुद्र में बड़े बड़े वेल वोल पाई जाएंगी। घास के पारितंत्र में घास, कीड़े मकोड़े, हिरन, ये सब पाए जाएंगे, शेर पाया जाएगा बहुत खींच के। और एक पारितंत्र हो गया किसका पारितंत्र, मान लिया जाए धान के खेत का पारितंत्र, ये आर्टिफिशियल है। धान के खेत का
धान के खेत का पायतंत्र आदि कह सकते हो। तो ये सब अलग अलग पायतंत्र हैं, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता। क्या कह सकते हैं? पारिस्थितिकी स्तर पर पाई जाने वाली क्या है भाई? विभिन्नता है या जैव विविधता है, सब अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चले गाइस, चले आप वर्गीकीय एवं वर्गीकरण विज्ञान से पहले अपन थोड़ा सा आते हैं कहां पे? थोड़ा सा आते हैं सजीवों पे। कहां पे आते हैं? लिविंग थिंग पर। सजीव क्या है भाई? पूरे सजीवों का अध्ययन करना है हमें, तो ये सजीव हैं क्या? व्हाट इज दिस लिविंग? सजीव क्या है? तो हमने कहा किसी भी चीज की पहचान किससे होती है? लक्षणों से होती है। मैं आपको कहूं कि आपको पहचान करना है इस आदमी की, तो आप उस आदमी के पीछे लगोगे और पीछे लगने के बाद उसके लक्षण देखोगे। क्या देखोगे? उसके लक्षण देखोगे। उसके लक्षण देखने के बाद आपको उसके लक्षण अच्छे लगे तो आप कह दोगे अरे आदमी बहुत बढ़िया है, नंबर 1 का है। और उसके लक्षण आपको नहीं अच्छे लगे तो कहोगे अरे यार बहुत घटिया आदमी है, नंबर 2 का आदमी है। नहीं सही है, घटिया क्या आदमी है। तो लक्षणों से सजीव की पहचान कैसे होती है? तो सजीव की पहचान भी उसके लक्षणों से होती है। लिविंग क्या है? तो लिविंग और नॉन लिविंग, एक तरफ सजीव एक तरफ निर्जीव, तो लक्षणों से पता चल जाएगा। सजीव का मतलब व्हाट इज लिविंग? हु टेक रिस्पायरेशन। सजीवों के कुछ लक्षण है जो क्या करे? हु टेक रिस्पायरेशन मतलब जो श्वसन करे। जो क्या करे? जो श्वसन करे और जो पोषण करे, जो खाए पिए कुछ। अब कॉन्सेप्ट से जोड़ना, जो जिसमें पोषण पाया जाता है ना, जिसमें क्या पाया जाता है? जो पोषण करे, जिसमें पोषण पाया जाए। पोषण करे मतलब खाए। और जब खाएगा गाइज, खाएगा तो पचाएगा भी ना। हु टेक न्यूट्रिशन, जो पाचन करे। जो क्या करे? जो पाचन करे, पाचन क्रिया पाई जाएगी। अब खाएगा तो पचाएगा। अब जितना कोई भी जीव खाता है उतना पूरा नहीं पचा पाता। अगर तुम जितना खाते उतना पचा लेते तो शायद सुबह शाम तुम्हें लोटा लेके जाना ना पड़ता। अब तो खैर लोटा लेके जाने वाले जमाने चले गए, हमारे बचपन में हुआ करता था। फिर भी अब एक बाल्टी लेके जाना पड़ता है या ऐसे घुमाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है अगर आप जितना खा रहे हो उतना पचा लोगे तो आपको उत्सर्जन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रत्येक जीव जितना खाता है उतना नहीं पचा पाता। बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है। तो पोषण खाएगा तो पचाएगा, पचाएगा तो पूरा नहीं पचा पाएगा, बाहर भी निकालेगा। तो जो क्या करे? जो उत्सर्जन करे। क्या करे? उत्सर्जन करे। श्वसन करेगा, पाचन करेगा, उत्सर्जन करेगा ना। और क्या हो? जिसमें क्या हो? संवेदना हो। जिसमें संवेदना हो। जिसमें क्या हो? जिसमें संवेदना हो। और क्या हो? वृद्धि करे, बड़ा भी हो ना। वृद्धि करे और क्या करे? जनन करे। संवेदना आप लोग नहीं जान पा रहे हो कि सर ये संवेदना क्या है। सर ये संवेदना क्या है? संवेदना का मतलब है कि छूने से, जिसको छूने से क्या हो वो कोई ना कोई प्रतिक्रिया दे। जैसे आप सांप को छुओगे तो बड़ा तेज से उछल के भागेगा, तुम्हें काट लेगा। बिच्छू को आप छुओगे तो बड़ा तेज से उछल के भागेगा, काट लेगा। आपको कोई छुएगा, आपको बिच्छू सांप आपकी तरफ आया, जैसे कोई जीव जंतु काकरोच भी आपको टच करेगा तो आप उधर अरे बाप रे काकरोच। जी ये होती संवेदना। हमारा प्रतिक्रिया तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम पूरा होता है, ये संवेदना का काम करता है। तो जिसमें संवेदना हो मतलब जिसको छूने से उसको एहसास हो, पता चले। कोई आदमी पड़ाक के मारो पीछे पड़ाक से, तुरंत पड़ाक से तुम्हें मार देगा। ये संवेदना है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया पाई जाती है। हर क्रिया किसे वो प्रतिक्रिया करे, या भागे या दौड़े या उलट के मारे, कुछ ना कुछ प्रोसेस करे। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। निर्जीव ना श्वसन करता है, ना निर्जीव कुछ खाता है, ना निर्जीव पाचन करता है, ना निर्जीव उत्सर्जन करता है, ना ही निर्जीव में संवेदना होती है। निर्जीव है, संवेदना है, इसको छू रहा हूं, निर्जीव है। पूरा बोर्ड कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा है। सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है। पाचन कर रहा है तो कह दो नहीं कर रहा है। संवेदना है, नहीं हो रही है ना। वृद्धि कर रहा है, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा है ना। कोई वृद्धि किया इसने ना, कोई वृद्धि किया इसने नहीं किया। फिर जनन करे। जनन क्या होता है? तो प्रत्येक सजीव अपने ही समान किंतु अपने से छोटा जीव उत्पन्न करता है। देखा होगा तुमने, गाय भी उत्पन्न करती, भैंस भी उत्पन्न करती, ना उत्पन्न करे तो मर ही जाए।
तो प्रत्येक जीव अपने ही समान किंतु अपने से छोटा जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं जनन। यानी कि जो क्या करे? जो जनन करे। प्रत्येक जीव अपने ही समान किंतु अपने से छोटा सा नुन्नू सा प्यारा सा ले मिला बच्चा एक जंतु उत्पन्न करता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो काकरोच हो, चाहे वो भेड़िया हो, चाहे शेर हो, चाहे हिरन हो, सब अपने समान किंतु अपने से छोटा जीव उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, और भी सारे प्रोसेस हैं जो गमन करे। क्या करे? गमन। गमन मतलब क्या होता है? चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे, एक स्थान से दूसरे स्थान, यहां से यहां चले। सजीव चलते भी हैं, गमन भी करते हैं। अब कहोगे सर ठीक है, और बहुत सारे लक्षण है, बस इतने ही लक्षण बहुत हैं। अब बस कहोगे सर ठीक है हमने माना, लेकिन सर पेड़ पौधे भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, लेकिन ये तो चलते नहीं, पेड़ पौधे तो चलते नहीं। एक बचपन में कविता थी मेरी कि अगर पेड़ भी चलते होते, मैंने सुना था, मेरे बचपन में पढ़ाया जाता था स्कूल में, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते ना, ऐसा कुछ था, झट उनके ऊपर चढ़ जाते। भाई अगर पेड़ चलते तो हम लोग पेड़ लगा के उसमें कब्जा किए रहते, में झोला टांग के स्कूल जाते, बैग टांग के, पेड़ में ही हम लोग बैठे बैठे पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते, अपने पेड़ में किसी को बैठने ना देते। लेकिन पेड़ चलते नहीं है, तो पेड़ चलते नहीं कह दो तो पेड़ क्या सजीव हैं? इसके बाद पेड़ों में संवेदना नहीं होती, पेड़ को छूने से उपयोग प्रतिक्रिया नहीं देती, नर्वस सिस्टम नहीं होता, पेड़ों में शायद संवेदना नहीं है। एक पेड़ में संवेदना है, किसमें? छुई मुई के पौधों में। छुई मुई का पौधा कभी आपने देखा होगा, छुई मुई वाला पौधा, ये जो छुई मुई वाला पौधा होता है, इसमें क्या पाई जाती है? इसमें संवेदना पाई जाती है। इसको अगर आप जब छू लोगे, इसको जैसे आप छू लोगे तो ये क्या हो जाता है? ये मुरझा जाता है। छूने से उसके जाए बहार, न छूने से उसके आए बहार, बड़ी छुई मुई है ये छुई मुई। इसको जब छुओगे तो क्या हो जाएगा? इसको जब छुओगे तो मुरझा जाएगा, संवेदना व्यक्त करेगा, मुरझा जाएगा, फिर सही हो जाएगा। दूसरा है सूरजमुखी, वो भी हल्का संवेदना व्यक्त करता है। जैसे जैसे सूरज घूमता है वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल घूमता है, वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे सूरजमुखी का फूल घूमता है। जैसे जैसे सूरजमुखी घूमता है, सूरजमुखी का फूल घूमता, जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसी की तरह सूरजमुखी का फूल ऐसे घूमता चला जाता है। सूर्य पूरब से पश्चिम जाएगा तो ये भी ऐसे पूरब से पश्चिम जाएगा। तो ये संवेदना है, छुई मुई के पास है, सूरजमुखी के पास है, बट सबके पास नहीं है। तो पौधों में संवेदना नहीं होती, गमन नहीं होता, चलते नहीं पेड़ पौधे। हाँ, शोषण करते हैं, खाते हैं, पचाते भी हैं, दिखता नहीं आपको, उत्सर्जन भी करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं? क्योंकि उनमें खूब ढेर सारा उत्सर्जी पदार्थ जमा हो जाता है, तो झड़ जाती पेड़ की पत्तियां। गोंद, रेजिन, ये पेड़ के उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, चलिए, वृद्धि भी करते हैं पेड़ पौधे, जनन भी करते हैं। हर पेड़ पौधा अपने समान जीव उत्पन्न करता है। तो मैं कहता हूं एक दो लक्षण भी देखो, अगर दो लक्षण भी दिख गए आपको, श्वसन और पोषण भी दिख गए, तब भी आप उसको क्या कह दो? तब भी कह दो कि ये सजीव है। हु टेक रिस्पायरेशन, हु टेक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप क्या कह दो भाई कि ये क्या है? सजीव है। ये क्या है? ये सजीव है। सारे लक्षण ना पा जाए, लेकिन ये दो मेजर लक्षण है, श्वसन है, पोषण है, ये दो लक्षण भी अगर किसी के अंदर मिले तो सजीव है। लेकिन अगर मैं यहां कह दूं एक लकड़ी या एक बोर्ड के अंदर ये सारे लक्षण है, तो ये सारे लक्षण नहीं है, तो ये लकड़ी या बोर्ड क्या हो गया? निर्जीव हो गया। ठीक है, डन। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इस पूरे चैप्टर में क्या, बायोलॉजी में, बायोलॉजी आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था शुरुआत में, तो मैंने बताया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोज प्लस लोगोस। बायोस मीनिंग का होता है लिविंग, मतलब सजीव। लॉगस मतलब अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। पूरी कंप्लीट बायोलॉजी में हम निर्जीवों का अध्ययन नहीं करते, हम कंप्लीट बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। जिस चीज के सजीव बने होते हैं लगभग उन्हीं चीजों के निर्जीव बने होते हैं। काहे के? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। काहे के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं सारी चीजों के क्या होते हैं? निर्जीव। पहले इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो, मैं हटा जा रहा हूं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, चल, आदि से बने होते हैं। ठीक है, आदि। अब सबसे अच्छा बात है कि इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, ध्यान देना, इसमें एक पाया जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ही मेन पदार्थ है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर भरा होता है जीव द्रव्य।
जीव द्रव्य से एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जीव द्रव्य को हेक्सले ने क्या कहा। तो हेक्सले ने जीव द्रव्य को क्या बोला था, ये जरूर याद रखना बेटा, इससे बहुत क्वेश्चन आया है, कहीं एक बार नहीं 25 बार आया है। तो जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने, ध्यान देना, हेक्सले एक आदमी वैज्ञानिक था, हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। क्या कहा? जीवन का भौतिक आधार कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई एग्जामों में आया है, कंपटीशन एग्जाम में भी आया, तुम लोगों के एग्जाम में आया, बहुत सारे एग्जामों में आता है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। ये कहा किसने? तो ये बात कही हेक्सले ने। किसने कहा? ये बात किसने कही? तो ये बात कही हेक्सले ने। किसने कहा? हेक्सले ने ये बात कही कि जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार। पॉइंट शुड बी नोटेड। सभी लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, ठीक है? सभी लोग इस पॉइंट को क्या करेंगे गाइस? सभी लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करेंगे, बिना इस पॉइंट के आपका काम होने वाला नहीं है, ठीक है? अब एक बात और मेरी समझेंगे लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि हमारा शरीर काहे से बना है। कक्षा 9th में भी पढ़ा होगा कि हमारा शरीर काहे का बना है प्यारे बच्चों। हमारा शरीर बना है कोशिका का, यानी कि सेल का। काहे का बना है? हमारा शरीर बना है कोशिका, सेल। जैसे एक एक ईंट से क्या बनता है? एक एक ईंट से बहुत बड़ा मकान बन जाता है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? मकान की। इतना बड़ा मकान बन गया, इतना बड़ा स्कूल बन गया, इतना बड़ा शहर बन गया, तो उसकी यूनिट क्या है? वो छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट। वैसे हमारे शरीर की या जीवन की इकाई क्या है? तो जीवन की इकाई कोशिका है। कैसी इकाई है? तो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक। संरचनात्मक क्यों? कोशिका जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक क्यों? क्योंकि सारे काम यहां से होते हैं। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि यही शरीर की संरचना बनाती है। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं ऊतक, यानी कि टिश्यू। क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ध्यान देना, द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, और द ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारे ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? तो बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, यानी कि आर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर्गन। क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? बहुत सारे अंग मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र, यानी कि आर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? आर्गन सिस्टम। जैसे अंग तंत्र में, जैसे हमने कहा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या है? बहुत सारे अंग भाग लेंगे। नासा क्षेत्र, नासा रंध्र, नासा पाठग्रस्त, निग्रास नली, श्वास नली, कूपिका, फेफड़े, ये सब अंग है ना? नासा क्षेत्र, नासा रंध्रग्रस्त, निग्रास नली, कूपिका, फेफड़े, श्वास नली, ये सब क्या है? ये सब अंग हैं। अब इन अंग ने पूरा तंत्र बना दिया। क्या बना दिया? श्वसन तंत्र। जैसे पाचन तंत्र की बात करूं, पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र काहे से बना होगा? कई सारे अंगों से। हमने ना कहा कई सारे अंगों से मिलकर के अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र दांत, जीभ ना, फिर ये दांत, जीभ, फिर ये वाला पार्ट का जहां से भोजन जाता है, एपिग्लॉटिस वाला ढक्कन, फिर इधर जाओ आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये सारी चीजें। अब बहुत सारे अंग तंत्र मिला दिया जाए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे तंत्रों को मिला दिया जाए, तो उससे क्या बनती है? उससे बनता है हमारा शरीर, यानी कि बॉडी। उससे क्या बनती है? उससे बनती है बॉडी, यानी कि शरीर। उससे क्या बनता है? उससे बनती है बॉडी, यानी कि शरीर। ठीक है, तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। इधर हो जाऊं, इधर हो जाता हूं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट भी ना, ये सिस्टम होता है सजीवों का। ठीक है, चले आगे बढ़े। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण के बारे में नॉर्मल से जानकारी इसमें पढ़ना है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को वर्गीकी कहते हैं। ऐसी शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीव जातियों के वर्गीकरण की अध्ययन की शाखा, ब्रांच का है कि बायोलॉजी की है, और बायोलॉजी की वो ब्रांच है, ध्यान देना, वर्गीकरण, ये जो वर्गीकी विज्ञान है ये जीव विज्ञान की ब्रांच है, और जीव विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सा से बना है टैक्सोनॉमी ना। तो क्या करते हैं, इसके तहत हम लोग जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन की शाखा को टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकी शब्द किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीकी शब्द दिया था डी कंडोले ने। किसने दिया था? डी कंडोले ने वर्गीकी शब्द दिया।
और सभी जीव जातियों का विशेष ध्यान देना और जीव जातियों में उनका नाम स्थान सुनिश्चित करेना नहीं करना वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है, ध्यान से समझना फिर से। वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य कुछ नहीं, बस इतना से उद्देश्य है कि सभी जीवधारियों की नाम देना, नाम देने के बाद उसका वर्गीकरण करना। नाम दो पहले, नाम देने के बाद वर्गीकरण करो। ऐसे वर्गीकरण नहीं करना, पहले पहचानो, पहचान के आधार पर उसको नाम दो कि भाई ये शेर है, ये चीता है, ये बिल्ली है। नाम देने के बाद उसको वर्गीकरण करो। ये सारा काम किसका है, वर्गीकरण विज्ञान का है। ये सारा काम किसका है, पहचान करना, नाम देना, वर्गीकरण देना। पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये सब कुछ कौन करता है, तो ये सब कुछ करता है वर्गीकरण विज्ञान। ये सब कुछ कौन करता है गाइस, तो ये सब कुछ करता है वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिस्टमैटिक शब्द देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टमैटिक शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से आया है। सिस्टेमा का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। नियमित व्यवस्था का मतलब एक क्रम में लगाना, वर्गीकरण करना। क्यों करना बता रहा हूं। वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, परंतु वास्तव में दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। एक वर्गीकी और एक वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी मतलब टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान ये हो गया। देखो वर्गीकी क्या है भाई, तो वर्गीकी का मतलब है कि जीव जातियों का वर्गीकरण की शाखा, जीव जातियों के वर्गीकरण की अध्ययन की शाखा को वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकरण विज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत जीवधारियों का नामकरण करके वर्गीकरण किया जाता है, वो कहलाती है वर्गीकरण विज्ञान। इसको लिख लेना तो समझ में आ जाएगा, दोनों लिख लेना, दोनों लिख लेना तो समझ में आसानी से आ जाएगा। एक बार पढ़ोगे, लिख लो, समझ में आ जाएगा। लो स्क्रीनशॉट ले लो, हे टिचिक टिचिक। ठीक है, डन। चलिए अब वर्गीकरण का आधारभूत कार्य। तो वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य है किसी जीव की पहचान करना, नियमानुसार नाम देना, तत्पश्चात उसकी मान्यता वर्गीकरण देना। तत्पश्चात क्या करना, वर्गीकरण देना। तो बेटा देखो क्या होगा, किसी भी जीव में क्या करेंगे, सबसे पहले किसी जीव का आइडेंटिफिकेशन देना है, यानी कि पहचान करना है। पहचान करो, पहचान के बाद जैसे हमने पहचान लिया, हाँ भाई ये शेर है, ये क्या है, ये क्या है। पहचान के बाद उसको नामकरण, उसको कोई नाम दो ना, नामकरण, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन फिर नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। पहले पहचान, आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। और नामकरण के बाद क्या किया जाता है, नामकरण के बाद उसका किया जाता है वर्गीकरण। पहचान फिर नामकरण, और नामकरण के बाद क्या किया जाता है, इसके बाद वर्गीकरण। ठीक है, पहचान किया जाता है कि भाई इसके लक्षण क्या है, लक्षणों से इसकी पहचान की जाती है। पहचान कौन कराएगा, तो पहचान कराएंगे इसके लक्षण, लक्षणों से इसकी पहचान की जाएगी। फिर नाम दिया जाएगा, नाम के लिए आज पढ़ाया जाएगा आपको वैज्ञानिक नाम। नाम कौन सा दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जिसको आप बोलते हैं। आप कहते हो गुरुजी वैज्ञानिक नाम क्यों दिया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। तो रीजन बीइंग बेटा है क्या, वैज्ञानिक नाम इसलिए दिया जाता है कि पूरे संसार में एक जंतु का एक नाम हो। जैसे हम हमारे यहाँ शेर को हम हमारे यहाँ सियार को सियार बोलते हैं, कोई श्रृगाल बोलता है, कोई सियरा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इंग्लैंड वाले क्या बोलते होंगे, इंग्लैंड वाले जैकॉर्ड, चाइना वाले कहते हैं केन्या वाले दूसरा कहते होंगे ना, ईरान वाले दूसरा कहते होंगे, इराक वाले दूसरा कहते होंगे। मतलब जंतु एक है, उसके नाम कई सारे हैं, अपने अपने आधार पर सब नाम रखते हैं, अपने अपने आधार पर सब नाम रखते हैं ना। हर चीजों के स्थान के आधार पर नाम बदलता रहता है, जलवायु बदलती है, नाम बदलता है, लोगों के बोलने का तरीका बदलता है, और लैंग्वेज भी चेंज होती है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, फ्रांसीसी, जापानी, केरली, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम, अलग अलग प्रकार से नाम से संबोधन, ये गड़बड़ है। तो इस नामकरण के समय बेटा वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। ये जो वैज्ञानिक नाम होता है बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय संघों द्वारा दिया जाता है। तो ये साइंटिफिक नेम वैज्ञानिक नाम का होता है, पूरे विश्व में एक ही नाम होता है। वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में हर एक जंतु का एक नाम होता है। अगर हम वैज्ञानिक नाम कहीं भी जाकर के लेंगे, जैसे हमने कहा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, तो पूरे विश्व में हम कहीं भी खड़े होकर के किसी भी लैंग्वेज वालों के सामने कहेंगे होमोसेपियंस, तो समझ जाएगा कि आदमी की बात कर रहा है, मानव की बात कर रहा है ना, वैज्ञानिक नाम। फिर इसके बाद इसको क्या किया जाता है बेटा, फिर इसको वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग वर्गों में क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। आइए चलते हैं नामकरण पद्धति में। कहां चलते हैं, नामकरण पद्धति में। नामकरण, तो नामकरण पद्धति किसने लाया था, तो नामकरण पद्धति लाया था कैलोरस लीनियस ने। ध्यान देना, किसी जीव की खोज, स्थान निर्धारित करने के पश्चात, पहले हमने खोज किया, फिर स्थान निर्धारित किया, फिर एक निश्चित तथा
उपयुक्त नाम देने की पद्धति को नामकरण पद्धति। प्रत्येक देश के लोगों को ज्ञान का समावेश होने के कारण एक ही जीव का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, मैंने कहा ना एक जीव का अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम, जीव एक है, अब अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग नाम बताया जा रहे हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं आम, कहीं इमली, कहीं राम, कहीं कहीं कोड़ी भूया, कहीं सौड़ी भूया, कहीं बुढ़ी। व्हाट यू तुम लोगों ने देखा होगा जो वो रहते हैं आदिवासी टाइप के ना, क्या बोलते हैं कबीला वो कहते ऐसे नाम लेते हैं। तो एक जंतु का कई सारे नाम है, ये दिक्कत है। तो संबोधित करना ये असुविधाजनक कार्य है। एक ही जंतु एक है, नाम उसके अलग अलग है, तो ये असुविधाजनक कार्य है। इसीलिए नामकरण पद्धतियां आती हैं। नामकरण पद्धति का श्रेय है कैरोलस लीनियस को। किसको? ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने प्रत्येक जंतु के जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में कार्य किया। सन 1758 में उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4378 जंतुओं का नाम देकर फिर वर्गीकरण किया। 4378 कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी पे 4378 जंतुओं को वैज्ञानिक नाम दिया और फिर वर्गीकरण किया। तो ध्यान देना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इधर मैं ला रहा हूं, मेन चीजें, कोर चीजें। तो कैरोलस लीनियस कौन है? नामकरण पद्धति, ऐसे लिखोगे, नामकरण पद्धति। नामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। अब लीनियस की बुक बहुत पूछी जाती है। किस बुक में उन्होंने नामकरण की शुरुआत की? तो नामकरण की शुरुआत की अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में? सिस्टेमा नेचुरी। तो कई बार यह प्रश्न आया है कंपटीशन एग्जाम में, हर एग्जाम में, कि भाई सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखी? या कई बार यह आता है कि कैरोलस लीनियस की बुक का नाम बताओ, तो क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने 4378 जंतुओं का नामकरण किया, वैज्ञानिक नाम दिया, और नामकरण के बाद इसका क्या किया? नामकरण के बाद वर्गीकरण किया। कैरोलस लीनियस ने जो पद्धति दी वो कौन सी पद्धति थी? कैरोलस लीनियस की नामकरण पद्धति का नाम था द्विनाम पद्धति। कौन सी नाम पद्धति? द्विनाम पद्धति। क्या कौन सी पद्धति थी? द्विनाम पद्धति थी। द्विनाम पद्धति का मतलब नाम में दो पद होंगे। द्विनाम पद्धति का मतलब प्रत्येक जंतु का नाम दो पदों का होगा। प्रत्येक जंतु का नाम, जंतु के नाम में दो पद होंगे, दो पद होंगे। पहला पद जाति को बताएगा, दूसरा पद जंतु को। जैसे पहला पद वंश को, दूसरा पद जाति को। जैसे मैंने कहा फेलिस लियो, या मैं होमोसेपियंस मनुष्य का नाम लूं, वैज्ञानिक नाम मैंने रखाया होमोसेपियंस। तो दो शब्द हैं, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो दो पद हैं। वैज्ञानिक नाम में दो पद है। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि नाम में दो पद। पहला पद क्या बताएगा? तो पहला पद इसका जो है वंश है। होमो हमने कहा, होमो क्या है? मनुष्य का वंश है। सैपियंस क्या है? तो जाति है। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी। कैरोलस लीनियस की बुक याद रखना, मेन चीजें बता रहा हूं। नामकरण पद्धति में किसका नाम आया? कैरोलस लीनियस का। कौन सी पद्धति दी? द्विनाम पद्धति दी। और इनकी बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जंतु के नाम में दो पद होंगे। पहला पद उसके वंश को बताएगा कि भाई वंश है ये, दूसरा पद उसकी जाति को। ठीक है, डन डन। आगे बढ़े। लो, ये तो हो गया ना। ये देखो, तो किसी जीव का नाम वह नाम है जो किसी जीव, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो किसी जीव का वह नाम जो किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो। किसी जीव का वह नाम जो किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो, उसे जीव वैज्ञानिक नाम, जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया होगा, उसको वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्यों दिया जाता है? कि प्रत्येक जंतु का, प्रत्येक जंतु या पादप कह सकते हो, प्रत्येक जंतु आब्लिक पादप, या कह सकते हो प्रत्येक सजीव का, जंतु या पादप का पूरे विश्व में एक ही नाम हो। पूरे विश्व में एक ही नाम हो, एक ही नाम हो, ये उद्देश्य है वैज्ञानिक नाम देने का। वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होता है? लैटिन भाषा में होता है, अभी समझाएंगे। तो कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 10वें संस्करण में 1758
में वर्णन किया इसका, द्विनाम पद्धति का। आइए चलते हैं आगे। चलिए, अब ये द्विनाम पद्धति में क्या है बेटा, नामकरण की पद्धतियां हैं अलग अलग। ये चीजें डेट है, यहां पे क्या दिया है, डेट दिया है कि जीवों के नामकरण के लिए 1988 में वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय आयोग बनाया। तुम लोगों ने 11 में या 9 में या 10 में आईयूपीएसी पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा होगा कि एक ग्रुप बना आईयूपीएसी जिसमें केमिकल कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड के नाम दिए जाते हैं, और वो विश्व स्तर की संगठन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की। जिस केमिकल कंपाउंड को ये नाम देंगे वो पूरी दुनिया में चलेगा। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऐसे ही बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए जिन्होंने कहा किया वैज्ञानिक नाम दिया, और वो वैज्ञानिक नाम पूरे दुनिया में वही चलते हैं। ठीक है, तो 1901 में आयोग द्वारा इसके नामकरण का अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति दी गई। इसमें 1904 का अंतिम रूप। अब इसमें डेट बहुत है, इसमें डेट बहुत है, अगर याद हो पाए तो याद करना, नहीं एक डेट बस याद कर लेना, 1898 और 1904, बस 2 डेट याद रखना। याद हो तो याद हो, नहीं कोई बात नहीं, बाकी ये सब डेट बताया कि अब से शुरुआत हुई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिताओं के ऊपर कौन कौन सी हैं। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और किसको किसको नाम देती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं और क्या करती हैं और किसको नाम देती हैं। कब चालू हुआ ये काम देना, 1904 से चालू हुआ। आइए संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली संस्था है ICBN, इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल मतलब वनस्पतिक, तो कह सकते हो इसका हिंदी में नाम क्या है, तो वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। ये किसको नाम देगी, तो ये सारे वनस्पतियों को नाम देगी। बॉटनिकल भी यानी कि ये सब किसको नाम देगी, ये पूरे दुनिया के सारे पेड़ पौधों को नाम देगी। किसको नाम देगी, ये दुनिया के सारे पेड़ पौधों को नाम देगी। वनस्पति नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता है। दूसरी संहिता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या है, जूलॉजिकल। क्या है भाई, जेड बोले तो जूलॉजिकल। क्या है, जूलॉजिकल। तो जूलॉजिकल मतलब क्या हुआ, जंतु नामकरण। ये जंतुओं को नामकरण देगी। तो जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। जंतु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। अगला क्या है, भाई, तो अगला है ICVN। ये सारे जंतुओं को नाम देगी, सारे जंतु, ले कुत्ता से हाथी तक। जैसे इसने दिया फेलिस लियो, कुत्ते का ना, इसने ये कुत्ते को भी नाम देगी, हाथी को नाम देगी, आदमी को नाम देगी, सारे जंतुओं को नाम देगी। और ये जो नाम देगी वो पूरी दुनिया में उसी नाम से पुकारा जाएगा। जो नाम ये देगी वही नाम पूरी दुनिया में चलेगा, डंके की चोट पे चलेगा। ठीक है, हर जगह, हर लैंग्वेज में। ICVN का मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, यानी कि वायरस का मतलब क्या है, विषाणु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। विषाणु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। फिर वो होती है ICBCN, यानी कि बैक्टीरिया के लिए। वो किसके लिए होती है, बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरियन नोमेनक्लेचर ना, वो क्या किसको नाम देती है, वो देती है बैक्टीरिया को नाम। किसको, बैक्टीरिया को। ICBCN मतलब BC का मतलब बैक्टीरिया नामकरण। बैक्टीरिया जानते हैं ना, जीवाणु। तो ये है गाइज जीवाणु नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। जीवाणु नामकरण की
अंतरराष्ट्रीय संहिता ये क्या काम करेगी? तो ये सारी शाखाएं हैं, ध्यान देना, ये सारी ब्रांचेस हैं जो नाम देंगी। ये जीवाणुओं को नाम देगी, ये नाम देगी वायरस को, ये नाम देगी जंतुओं को, ये नाम देगी पेड़ पौधों को। और जो नाम ये देंगे वो नाम पूरी दुनिया में चलेगा, इनके अलावा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चार संस्थाएं हैं, ये चार संस्थाएं अलग अलग ये क्या करेंगी? जैव जंतु वैज्ञानिक नाम देंगे। अब ये जो वैज्ञानिक नाम होगा ये कैसे होगा? अब बात करेंगे ये जो वैज्ञानिक नाम है वो कैसा होगा। ठीक है गाइज, आइए तो चलते हैं कि वैज्ञानिक नाम कैसा होगा इस पे। ठीक है, तो नामकरण के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम हैं, जिन नियमों के बारे में हम जानेंगे कि भाई जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है उसमें भी कई सारे नियम है कि कैसे लिखा जाता है, किस भाषा में होते हैं। तो वैज्ञानिक नाम हमेशा किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। लैटिन, ध्यान देना, लैटिन नहीं लैटिन। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वैज्ञानिक नाम बड़ा अजीब है, पेंथेरा लियो साइट्रस नेट्रिका स्पेडिनिया नाइजावेरा विंडिका ह्यूमेंस ना, मतलब बड़ा अजीब है, पाइसम सटाइवम। इतना अजीब क्यों होता है सर वैज्ञानिक नाम? हमको याद क्यों नहीं होता? अजीब होने का कारण है ये हिंदी भाषा नहीं है। अगर हिंदी भाषा होती तुम्हें आती, तुम्हें अजीब ना लगता। अंग्रेजी भाषा भी तुम्हें आती, तुमने पढ़ रखा है जनरल नॉलेज, तुम्हें अजीब नहीं लगता। बट ये लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, तो लैटिन भाषा तुमने कभी पढ़ी नहीं, तो लैटिन भाषा तुम्हें अजीब लगती है। लैटिन वालों को लैटिन भाषा अच्छी लगती है और हिंदी भाषा अजीब लगती है उन्हें। तो लैटिन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन अगर हिंदी भाषा में होता तो हमारे लिए अच्छा होता, बाकियों के लिए बुरा होता। तो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं इसलिए थोड़ा अटपटे होते हैं, थोड़ा अजीब होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दो पद होते हैं, पहला क्या कैसे लिखना है, लिखने का नियम है। आइए समझाते हैं वैज्ञानिक नाम पे। तो वैज्ञानिक नाम लंबा और कठिन, क्या हो? लंबा और कठिन नामकरण ना करें। हमको तो लगता है कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है लैटिन भाषा के हिसाब से। तो लंबा और कठिन नामकरण ना हो। जीव में एक श्रेणी का वंश और एक जात। हमने पहले बताया कि कैलोरस लिनियस ने जो द्विनाम पद्धति की, तो द्विनाम पद्धति में नाम में दो पद होते हैं। पहला पद क्या होता है? पहला पद होता है वंश नाम और दूसरा पद होता है जाति का नाम। पहला वंश का है और दूसरा जाति का है। ठीक है, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम ये देखो लैटिन भाषा। और भी कुछ नियम है, बताता हूं। लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, वंश का नाम पहले, जाति का नाम बाद में होता है। हमेशा क्या होता है? तो वंश का नाम पहले होता है, जाति का नाम बाद में होता है। बेटा इतना ध्यान दे लेंगे। क्लियर है भाई? आइए थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, फिर आगे चलता हूं। तब तक आप लोग सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के पास, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे पढ़ते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, टेंशन मत लेना, बहुत ही इत्मीनान से आसानी से पढ़ना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो जीव के वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे, आप कभी भी किताब पढ़ा होगा आपने, तो किताब में सारे शब्द ऐसे सीधे लिखे होते हैं, और जहां पे वैज्ञानिक नाम की बात आती है तो वैज्ञानिक नाम कैसा लिखा होता है? तिरछा लिखा होता है। जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो हमेशा कैसा लिखा होता है? वो तिरछा लिखा होता है। ठीक है, हल्का सा तिरछा। कभी भी बुक उठा के देखो, जहां पे वैज्ञानिक नाम लिखा है वो हल्का सा तिरछा लिखा होगा है, बाकी सब कुछ एकदम ऐसे सीधा सीधा ऐसे फ्रंट में रहता है। जहां पे वैज्ञानिक नाम आया हल्का सा तिरछा फ्रंट होता है। ठीक है, और इसके बाद एक नियम और है कि इनके नीचे लाइन खींची जानी चाहिए। तो आप जब कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखो बेटा बुक में या क्वेश्चन के आंसर करते हुए, तो तिरछा लिखो, तिरछा लिखने के बावजूद लाइन भी खींच दो थोड़ा सा। जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं होमो, तिरछा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, सैपियंस, सैपियंस, तो इसके नीचे ऐसे लाइन भी खींच दो। अच्छा, होमो ये जो है बेटा, होमो क्या है? तो होमो हमने कहा वंश है, सैपियंस क्या है? जाति। होमो वंश है और सैपियंस जाति है। अंग्रेजी में हमेशा ध्यान देना, अंग्रेजी में क्या होता है? तो अंग्रेजी में बेटा वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। जैसे वंश के नाम का पहला अक्षर हमने कहा होमो, तो होमो में ये बड़ा, पहला अक्षर बड़ा होमो। लेकिन जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। सैपियंस अगर की बात करें, सैपियंस की बात करें, तो जब सैपियंस लिखोगे तो ये पहला अक्षर, जैसे मैंने कैपिटल लिख दिया, मेरी आदत है, लेकिन पहला अक्षर भी क्या होगा? पहला अक्षर स्मॉल ही होगा। क्या होगा? स्मॉल लेटर का ही होगा। पहला अक्षर कैपिटल लेटर और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर। पहला अक्षर कैपिटल लेटर और दूसरा अक्षर क्या होगा? स्मॉल लेटर। किसमें का? होमो का। कहने का मतलब जो वंश का पहला अक्षर है कैपिटल लेटर, लेकिन जाति का पहला अक्षर भी स्मॉल लेटर होगा। तो ये सारे नियम आपको ध्यान देना है।
यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वंश नाम लिखेंगे तो कैपिटल शुरू करेंगे, जब जाति नाम लिखेंगे दूसरे पाद में जाएंगे तो स्मॉल से शुरू करेंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ आंसर कह रहा है कि वर्गीकरण, ये मैं आपको चेक पॉइंट वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको चेक करने के लिए है कि वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। लिनियस ने 1758 में किस पुस्तक में वो किया ना, लिनियस की पुस्तक वर्गीकरण दुनिया पद्धति का उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या। इनमें से किसी एक क्वेश्चन का, इनमें से एक काम करना, यस डब्ल्यू है ये आपके लिए, ये आप सबके लिए अभी नहीं, बात के लिए है। जो लोग बाद में देखोगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। जितने क्वेश्चन आपको पता होंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपको पता होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जितने क्वेश्चन आपको पता होंगे ये आपको चेक करने के लिए है, उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मान लीजिए आपको ये वाला आता है, ये वाला आता है, मैं ये नहीं कहता सारे के दो, जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं हटा जा रहा हूं, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना वीडियो रोक के, इनके कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है आप सभी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आई थिंक आप सभी लोग इसका उत्तर दोगे और आपका परम कर्तव्य और दायित्व है कि इनका आंसर देना, ठीक है, इनका आंसर सबको देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं टेक्सॉन में। कहां थे टेक्सॉन में, थोड़ा सा समझना है। टेक्सॉन वर्गीकरण के अध्ययन की सुविधा है। तो भाई हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आता है कि भाई हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्यों हमें नीड है, वर्गीकरण में नीड क्यों है भाई, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, वर्गीकरण करते ही क्यों है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम करते क्यों है, वर्गीकरण नीड क्या है। तो मैंने आपको एक चीज बताई कि 15 लाख से अधिक जंतुओं की खोज हो चुकी है, पहले ही बताया कि 15 लाख प्लस जंतु हैं, 15 लाख प्लस जंतु हैं ना, और 5 लाख प्लस पादप हैं। 15 लाख प्लस जंतु हैं, 15 लाख में यहां प्लस करता हूं, 15 लाख प्लस जंतु हैं, 5 लाख प्लस पादप हैं। अब अगर हम इनके अध्ययन करने पे आए, सबका एक एक का अध्ययन करें, सब एक जंतु को उठाए, उसका जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पूरा उसका सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का अध्ययन करें, तुम सोचो अगर अध्ययन करने पे आए तो क्या कर पाएंगे, हमारा जीवन बीत जाएगा और हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन बीत जाएगा और हम अध्ययन कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे जंतु हैं, सब अलग अलग तरीके का है, सबका अध्ययन करेंगे तो मर ही जाएंगे दादा। तो हमको एक ऐसी युक्ति की जरूरत है, ध्यान देना। 15 लाख से अधिक जंतु, 5 लाख से अधिक वनस्पति हैं, खोजे जा चुके हैं और बहुत सारे की खोज बाकी है। इनका सबका अध्ययन करना क्या है, लगभग असंभव है। क्या है इनका अध्ययन करना, इनका सबका अध्ययन करना अलग अलग क्या है, असंभव है। इसीलिए हमें एक ऐसी युक्ति की जरूरत है, हमें एक ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इसे संभव बना सके। हमें एक ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इसे संभव बना सके, और वो युक्ति क्या है बेटा, तो वो युक्ति है वर्गीकरण। वो युक्ति क्या है, वर्गीकरण, जो इस संभव चीज को असंभव चीज को संभव बनाती है। वर्गीकरण ही एक ऐसी युक्ति है जो इस असंभव चीज को क्या बनाती है, संभव बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए जाए आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ध्यान देना, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं। अब आपने स्कूल में 1000 बच्चों में लगा दिया 20 टीचर, 20 शिक्षक हैं, ध्यान देना मेरी बात को। 1000 बच्चे हैं और 20 शिक्षक हैं। कितने शिक्षक हैं, 20 शिक्षक हैं, 1000 बच्चे हैं। अब कोई क्लास वाइज डिवाइड नहीं है, हमने किसी का वर्गीकरण नहीं किया, हर बच्चा अलग अलग बस्ता लिए बैठा है। अब एक शिक्षक जाएगा, हर बच्चे का ज्ञान चेक करेगा, अच्छा तुझे इमला आता है तो चल तुझे आगे शब्द जोड़ना सिखाऊं। फिर दूसरे के पास जाएगा, तुझे ककारा नहीं आता, ककारा सिखाऊं। तीसरे के पास जाएगा, अच्छा तुम्हें कहा है कि हाँ तुम लिख लेते हो, तुम्हें मिला के लिखना सिखाऊं। तुम्हें क्या है, हर विषय अलग अलग विषय, अलग अलग ज्ञान। मतलब एक शिक्षक को एक बच्चे में लग जाएगा 10-10 वो 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। अब 1000 बच्चों को 20 शिक्षक कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन इसी में हम बच्चों का टेस्ट लेंगे और बच्चों को क्लासिफाइड कर देंगे, बच्चे को वर्गीकृत कर देंगे क्लास के आधार पर कि चलो इमला आता है पहली क्लास, लिख लेते हो दूसरी क्लास, पढ़ भी लेते हो तीसरी क्लास, लिख पढ़ लेते हो हिंदी अंग्रेजी, सवाल भी लगा देते हो 5वीं क्लास। टेस्ट के आधार पर हम उसको क्लास में डिवाइड कर देते हैं। जब क्लास में डिवाइड कर देते हैं तो जो बच्चे लिख पढ़ लेते हैं उनको सबको एक क्लास में, जो बच्चे लिख पढ़ के साथ साथ थोड़ा बहुत गणित भी लगा लेते हैं, 4 क्लास टेस्ट कराते हैं, पास आउट होते हैं। पास आउट करके सब एक मतलब एक समान योग्यता, लगभग एक समान योग्यता रखने वाले बच्चों को एक क्लास में डाल देते हैं। तो एक समान योग्यता रखने वाला बच्चा जैसे है 4 वाला है, 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे एक क्लास में आ गए। अब इन 100 बच्चों को एक टीचर एक साथ पढ़ा लेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? जब हमने टेस्ट लिया तो बच्चों की योग्यता के आधार पर उनको क्या किया, वर्गीकृत कर दिया। हमने टेस्ट लिया, एडमिशन में भी टेस्ट होता है,
आपकी परीक्षा होती, वो भी एक प्रकार का टेस्ट है कि तुम 3 पास हो गए, 4 में आ गए, तुम 10 पास हो गए, मतलब तुम्हारे पास 10 की योग्यता है, अब तुम सब 11 में आओगे। एक साथ परीक्षा हुई, एक साथ सब 11 में आ गए, एक साथ 11 में आ गए 100 लोग, तो 100 लोगों के पास लगभग समान योग्यता है, थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो लगभग समान योग्यता है। अब 100 बच्चों को एक टीचर एक साथ पढ़ा लेगा। अब ऐसे 100 बच्चे को एक एक अलग अलग पढ़ाता है एक ही टीचर जाकर के, तो कभी नहीं पढ़ा पाता। अब 100 बच्चे हो जाएं, चाहे 200 बच्चे हो जाएं, फिर भी एक टीचर एक साथ पढ़ा लेगा। तो वर्गीकरण में क्या होता है कि हमने एक का अध्ययन किया तो सबका अध्ययन कर देते हैं। वर्गीकरण का मतलब है अध्ययन को आसान बनाना। अब 11 में भी 100 आ जाए, 1 में भी 100 आ जाए पढ़ा लेगा, 2 में भी 100 आ जाए पढ़ा लेगा, 3 में भी 100 आए पढ़ा लेगा, 5 में भी 100 बच्चे आ जाएंगे तो पढ़ा लेगा, एक ही टीचर पढ़ा लेगा। अब सोचो, एक टीचर आराम से इन सबको पढ़ा लेगा, एक टीचर मैथ, एक टीचर इंग्लिश, सबको, एक टीचर हिंदी, एक टीचर फिजिक्स, ऐसे करके सब टीचर सबको पढ़ा लेंगे। और पहचान भी इनकी बहुत सरल। कोई आदमी आएगा यहाँ पे, कह गए भाई एक लड़के को उठाएगा, उठ, 200 बच्चों की क्लास, एक लड़के को उठाएगा, उठ, उठा लड़का, किस क्लास में हो, तो कहीं 11 क्लास, कहीं कौन सी साइड है, कहेगा साइंस साइड। अब वो समझ जाएगा कि इस क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 के 211 के हैं, मतलब 10वीं की योग्यता रखने वाले हैं, सब 10 पास हैं और साइंस विषय पढ़ते हैं, साइंस साइड है। इन्हें 10 तक का नॉलेज है, 10 पास है मतलब 10 तक का नॉलेज है, और साइंस साइड है मतलब साइंस विषय की योग्यता रखने वाले ये सारे बच्चे हैं। तो एक लगभग एक का अध्ययन किया, सबका अध्ययन कर लिया, सबके बारे में जान गया। तो इसीलिए वर्गीकरण क्या करती है, इस अध्ययन की सुविधा को क्या करती है, अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण किया जाता है, अध्ययन को आसान बनाने के लिए। एक के बारे में जाना, सबको जान गया। अब भाई वो वर्गीकृत ना होते क्लास वाइज तो सबसे पूछता, सबका लेवल चेक करता, बहुत मुश्किल होता उसको ना। तो वर्गीकरण क्यों करवाते हैं बेटा, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो वर्गीकरण करते हैं अध्ययन की सुविधा हेतु। आपसे कोई पूछेगा हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, अध्ययन की सुविधा हेतु। समझ में आया मेरी बात, आई मेरी बात समझ में, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आई होगी। डन, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते, चलिए। तो यही है अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में, छोटा छोटा समूह जैसे क्लास वाइज स्कूल में डिवाइड किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इन समूहों को वर्गक यानी कि टेक्सॉन कहते हैं, एवं श्रेणी कहते हैं, टेक्सॉन या श्रेणी कहते हैं। और वर्ग की पद्धति में किसी जीव को उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में, उच्च वर्ग क्या है, उच्च वर्ग जगत है, जगत से फिर संघ, संघ से गण, गण से कुल, कुल से वंश, वंश से जाति। ये 7 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 7, जगत, वंश, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये 7 चीजों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ये क्या कहलाता है, वर्ग की पदानुक्रम, यही कहलाता है वर्ग की पदानुक्रम। क्या कहलाता है, टैक्सॉन वाला, कैटेगरी वाला, वर्ग की पदानुक्रम, ठीक है। आइए समझते हैं इसको आगे, चलिए वर्ग की पदानुक्रम में आते हैं। तो जब हम वर्ग की पदानुक्रम में आएंगे तो सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ा वो है जगत, यानी कि किंगडम। जगत के बाद कौन आता है, जगत के नीचे अगर आओगे, जगत के नीचे अगर आओगे तो क्या आएगा, संघ। संघ को क्या बोलते हैं, फाइलम। संघ, संघ के बाद क्या होता है, वर्ग। ऐसे लाइन खींचते हैं, रुक जाओ एक मिनट। संघ के बाद क्या आता है, वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लास। वर्ग के बाद क्या आता है, तो वर्ग के बाद आता है गण। नहीं, वर्ग के बाद क्या आता है, तो वर्ग के बाद आता है गण, जिसको बोलते हैं आर्डर। क्या बोलते हैं, आर्डर। गण के बाद कुल, जिसको बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं, कुल के बाद वंश, यानी कि जीनस। जीनस, वंश के बाद लास्ट वाला होता है जाति। जाति यानी कि स्पीसीज, स्पीसीज, जाति, ठीक है। ये है बेटा वर्ग की पदानुक्रम। ये ऊपर की तरफ कहा जा रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, बढ़ते क्रम में। और ये क्या है गाइज, ये घटते क्रम में। ये इधर आओगे तो निम्नतम। जाति क्या है, सबसे निम्नतम है। इधर आओगे तो क्या होता है, निम्नतम,
ये क्या है? निम्नतम। नीचे की तरफ आओगे निम्नतम, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे निम्नतम संवर्ग क्या है? सबसे निम्नतम संवर्ग क्या है? जाति है। सबसे उच्चतम कौन है? जगत है। सबसे उच्चतम कौन है? जगत है। सबसे निम्नतम कौन है? तो सबसे निम्नतम बताओगे जाति, स्पीसीज। सबसे उच्चतम कौन है? सबसे ऊपर कौन है? जगत। जैसे 5 जगत है, टोटल जगत सिर्फ कितने? 5। जंतु जगत, जिसमें सारे जंतुओं को रखा गया है, चैप्टर 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे। जंतु जगत, जिसमें सारे जंतुओं को रखा गया है। वनस्पति जगत, जिसमें सारे पेड़ पौधे हैं ना। और मुनेरा जगत, जिसमें सारे एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और प्रोटिस्टा जगत, जिसमें सारे एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। और एक है कवक जगत, जिसमें सारे कवकों को रखा गया है। बस 5 जगत हैं। सबसे उच्चतम संवर्ग का जगत है। फिर एक जगत को कई सारे संघों में बांटा जाएगा, फिर संघ को कई सारे वर्गों में बांटा जाएगा, वर्ग को कई सारे गणों में बांटा जाएगा, गणों को कई सारे कुलों में बांटा जाएगा, कुल को कई सारे वंश में बांटा जाएगा, और वंश को कई सारी जातियों में डिवाइड किया जाता है। ऐसे हम 7 चरणों में हर जीव का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, याद रखना, उच्चतम संवर्ग, निम्नतम संवर्ग। उच्चतम है, सबसे ऊपर है किंगडम यानी कि जगत, सबसे नीचे है जाति। दुनिया सबसे पहले, आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या है? दुनिया, और फिर क्या है? जाति। अच्छा, इन चीजों में बहुत लोगों को सर समझ नहीं आता। मुझे पता है तुम्हारी सारी कमजोरियां, मुझे पता है। बहुत सारे बच्चों को ये फिर भी नहीं समझ में आता। मैंने इतना समझाया फिर लेकिन नहीं समझ में आया। आइए मैं इसको समझाता हूं कैसे। इतना समझाने के बावजूद भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। इष्टा, समझो मेरी बात को। जैसे हमने कहा कि एक हो गई विश्व, दुनिया, एक हो गया विश्व। फिर विश्व हमारा क्या होता है? कई सारे देशों में बटा होता है। विश्व में हमारे कई सारे क्या होते हैं? देश होते हैं ना। विश्व में क्या है? कई सारे देश हैं। अब जैसे एक देश हो गया हमारा भारत, फिर भारत में क्या होंगे? भारत में कई सारे राज्य होते हैं ना। ये राज्य हो गए ना। जैसे राज्य हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, पहले हुआ विश्व। विश्व में भी कई सारे देश हुए। जैसे देश हमने एक ले लिया भारत, ऐसे जीव भी लेते हैं। जैसे विश्व में हमने कई सारा देश लिया, जिसमें एक देश लिया भारत। तो भारत में आएंगे तो 28 राज्य मिलेंगे। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना। ऐसे जंतु भी बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे नीचे आओगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो भारत में 28 राज्य हुए। राज्य में मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश लिया, तो राज्य के बाद क्या आता है? राज्य के बाद आता है जिला। राज्य के बाद क्या आता है? जिला। जिला ले लिया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। 75 जिला में मान लिया जाए हमने प्रयागराज जिला लिया, तो प्रयागराज जिला में कई सारे क्या हैं? कई सारे शहर हैं। फिर शहरों के नीचे क्या है? कई सारे गांव हैं। जिला के बाद ब्लॉक वाइज डिवाइड करते हैं ना। जिला के बाद क्या होता है? ब्लॉक। और ब्लॉक के बाद क्या होता है? ब्लॉक के बाद क्या है? जिला के बाद तहसील है, फिर ब्लॉक है। जिला के बाद क्या है? जिला के बाद क्या होती है? जिला के बाद होती है तहसील। मंजनपुर जैसे तहसील होती है ना। जिला से छोटा होता है तहसील, लगता है सबका तहसील। तहसील से छोटा फिर क्या होगा? ब्लॉक। कई सारे ब्लॉक होंगे एक तहसील में। और ब्लॉक से छोटा फिर सबसे छोटा संवर्ग क्या होगा? सबसे छोटा संवर्ग होगा गांव। ऐसे होता है। विश्व हुआ, फिर देश हुआ, फिर राज्य हुआ, फिर एक राज्य, 28 राज्य हमारा हुआ। 28 राज्यों में हमने उत्तर प्रदेश लिया, तो फिर उसमें कई सारे जिले आएंगे। फिर जिले में जाएंगे कई सारी तहसीलें आएंगी। तहसील में जाएंगे तो कई सारे ब्लॉक में डिवाइड होगा तहसील। और ब्लॉक से नीचे सबसे नीचेतम निम्नतम संवर्ग में जाएंगे तो क्या मिलेगा? गांव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये मिलेंगे हमारे गांव। तो ऐसे ही वर्गीकरण करते हैं। अब देखो संख्या बढ़ती जाएगी। विश्व एक, भाई देश बहुत सारे, फिर उससे ज्यादा हर देश में बहुत सारे राज्य, फिर उससे ज्यादा हर राज्य में बहुत सारे जिले, फिर उससे ज्यादा हर जिले में बहुत सारी तहसील, फिर बहुत सारे तहसील में ब्लॉक कई सारे, फिर गांव तो बहुत सारे। ऐसे जीवों में भी होता है सिस्टम। ऐसे ही वर्गीकरण करते हैं कि भाई इसका जगत ये है, इसका संघ ये है, इसका वर्ग ये है, इसका गण ये है, इसका कुल ये है, इसका वंश ये है, इसकी जाति ये है। क्लियर है गाइज? आई समझ में? आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब तो समझ में आया होगा। अब तो आया होगा कि अभी नहीं आया? अभी नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा। अब आ गया होगा, मुझे पता है। ठीक है? तुम्हारी और मेरी रातों में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरी है। मुझे पता है कि अब तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बांटते हैं। तो एक एक पे चलते हैं। सबसे निम्नतम वाले में आते हैं। पहले सबसे निम्नतम वर्ग से शुरू करते हैं। सबसे निम्नतम क्या है? जाति, यानी कि जहां पे गांव पे आते हैं। सबसे निम्नतम पे आते हैं। सबसे निम्नतम क्या है? जाति। जाति क्या है? तो वर्गीकी अध्ययन में जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो, जिसमें मौलिक समानता हो उसे जाति कहते हैं। मौलिक समानता का मतलब ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है ना।
सबसे छोटी इकाई। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, ध्यान देना, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति। फिर वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, यह भी पूछा जाता है, याद रखना, छोटी छोटी चीजें बड़ा महत्व है इनका। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, ये क्या है? तो ये है किंगडम, जगत। वो था स्पीसीज और ये है किंगडम। ठीक है। अब जाति क्या है? जाति मतलब जो मौलिक समानता रखते हैं, जो लगभग समान है। जैसे हमने कहा आदमी, तो सारे आदमी क्या है? मौलिक समानता रखते हैं। मानो एक जाति है, सब में मौलिक समानता है, सब में कान है, दुई हाथ है, यहाँ पे आंख है, यहाँ पे माथा है, यहाँ पे मूछें हैं, यहाँ पे दाढ़ी है, यहाँ से बाल हैं, ऐसे हाथ पैर सर, सब में मौलिक समानता है। हर लड़की लड़का, मतलब मनुष्य में सब में मौलिक समानता है। तो एग्जाम्पल, एक जाति क्या हो गई? एक जाति हो गई मनुष्य। एग्जाम्पल, एक जाति हो गई मनुष्य, जिसका नाम हमने रखा होमो सैपियंस। फिर एक जाति हो गई भैंस, सारी भैंसें लगभग एक समान है। एक जाति हुई गाय, एक जाति हुई बकरी, एक जाति हुई भेड़। ऐसे करते चले जाओ तो बहुत सारी जातियां आपको मिलती जाएंगी। एक जाति हो गई वनस्पतियों में, मैंने कहा आम, एक जाति। फिर इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं। जैसे आम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, निग्रो वाले होते हैं, अफ्रीकन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, इंडियन होते हैं ना, एग्लो इंडियन होते हैं। जातियों में कई सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन मौलिक समानता जिसमें होती है उसको जाति कहते हैं। सारे मनुष्य लगभग सेम है, सारी भैंसें लगभग सेम है, भले ही वो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें भिन्न भदावर काका भैंसें होती हैं, भदावर भिन्न और काका कहते हैं उसको, बहुत सारी है ना। गाय में जर्सी, साहीवाल, देसी ना, बकरियों में कई सारी प्रजातियां होती हैं, बट बकरी तो बकरी है, सारी भेड़ तो भेड़ें हैं। आम तो सारे आम है, चाहे देसी हो, चाहे चौसा हो, चाहे फजली हो, चाहे लंगड़ा हो, सारे आम ही हैं। प्रजातियां अलग अलग है, जाति एक ही है, आम ही है तो आम ही। तो ये सारी हो गई जाति। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। डन गाइज? दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलें आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, वंश क्या है? तो वंश में संबंधित जाति। अब धीरे धीरे सबको छोटा करेंगे। जैसे हमने कहा ना कि कई सारे जिले मिलकर के क्या हो जाए, कई सारे गांव मिलकर के ब्लॉक होंगे, तो कई सारे समान गांव मिलाकर के क्या बनाया जाएगा? ब्लॉक बनाया जाएगा। तो कई सारी समान जातियां मिलाकर के वंश बनाया जाएगा। ऐसी जातियां जिनके लक्षण समान होंगे, ऐसे गांव होते हैं ना जिनके लक्षण लगभग सेम है, खान पान रहन सहन सेम है, अगल बगल के गांव हैं, तो उनको गांव को कंबाइंड करके क्या बनाया जाता है? ब्लॉक बनाया जाता है। वैसे ही वंश को कंबाइंड, जातियों को कंबाइंड करके वंश बनाया जाता है। ऐसे वंश, ऐसी जातियां जो एक दूसरे से समानता रखती हैं, ऐसी जातियां जो एक दूसरे से समानता रखेंगी, उनको एक वंश में कर दिया जाएगा। अब धीरे धीरे समेट समेट ऊपर रखा जाएगा ना। तो वंश में कौन आता है? तो वंश में संबंधित जाति का वर्ग आता है, जिसमें जाति के गुण या अन्य वंश से स्थित तुलना में समान होते हैं। कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि समान जातियों को ऐसे कह सकते हैं कि समान जातियों को एक ही वंश में रखा जाता है, एक ही वंश में रखा जाता है। समान जातियों को एक ही वंश में रखा, जो जातियां समान लक्षण रखती हैं। ये देखो लिखा है ना, वंश समीपस्थ संबंधित जातियां, ऐसी जातियां जो समान लक्षण रखती हैं। समीपस्थ संबंधित जातियां जो एक दूसरे को संबंधित हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको एक समूह, उनका एक समूह, जैसे आलू टमाटर बैगन। क्या एग्जांपल? आलू टमाटर और बैगन, ये तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इनको किस वंश में रखा जाता है? इनको सोलेनम वंश में रखा जाता है। किसमें? सोलेनम वंश में। किसमें रखा जाता है? इनको रखा जाता है सोलेनम वंश। याद रखना, आलू टमाटर बैगन। अब कहते गुरुजी ये समान कैसे हैं? तो तुमने देखा होगा इनका पौधा भी लगभग समान होता है, आलू का, टमाटर का, बैगन के इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं। दूसरी बात समानता ये, तीनों सब्जी का काम देते हैं, तीनों सब्जियां हैं।
आलू टमाटर बैगन तीनों की हम सब्जी बनाते हैं, तो समान है। तो इन तीनों जातियों को एक वंश में रख दिया, सोलेनम वंश में। किसमें रख दिया गया? सोलेनम वंश में। इन तीनों को उठाकर हमने कहां रखा? इन तीनों को उठा करके हमने कहां रख दिया? सोलेनम वंश में रख दिया। जैसे हमने कहा शेर, चीता, बाघ। हमने कहा कि सर एक जाति है शेर, एक जाति है चीता और एक जाति है बाघ। अब ये तीनों उच्च कोटि के मांसाहारी हैं, लगभग समान है। शेर भी खूंखार मांसाहारी जीव, चीता भी खूंखार मांसाहारी जीव, बाघ थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा, बाघ लिखे दे रहा हूं, बाघ भी खूंखार मांसाहारी जीव ना। शेर भी खूंखार मांसाहारी जीव है, चीता भी खूंखार मांसाहारी जीव है, ऐसे ये दांत और वो तगड़ा लगभग उतना ही शरीर। बाघ, चीता, शेर ये तीनों खूंखार मांसाहारी जीव हैं। जातियां इनकी क्या है बेटा? जातियां इनकी अलग अलग हैं, लेकिन एक वंश में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा इनको? एक वंश में। कौन से वंश में रखते हैं इनको? तो इनको रखा जाता है पैंथेरा वंश में। पैंथेरा वंश में, पैंथेरा वंश। ठीक है, डन। तो आलू टमाटर बैगन, याद रखना, आलू टमाटर बैगन, आलू टमाटर बैगन तीनों अलग अलग जातियां हैं, लेकिन समान लक्षण के कारण समीपस्थ जातियां हैं, एक वंश में रख दिया, सोलेनम वंश में। शेर, चीता, बाघ लगभग समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते लक्षण, एक वंश में रख दिया, पैंथेरा वंश। कहने का मतलब जो गांव अगल बगल है, समीपस्थ है, एक दूसरे से संबंधित हैं, उन गांवों को जोड़ करके हमने एक ब्लॉक बना दिया। जैसे आपका ब्लॉक बना होगा, आपका ब्लॉक बना है ना, ब्लॉक। फिर कई सारे ब्लॉक जोड़ के तहसील बनानी है, यानी कि कई सारे वंश जोड़ करके आगे का सिस्टम बनाना है ना, कई सारे वंश जोड़ करके आगे का सिस्टम बनाना है। अब ये करेंगे, ठीक है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बेटा। फिर हम बढ़ेंगे कहां पे? आगे आगे आगे। ठीक है, ठीक है। चले अब बनाते हैं कुल। अब क्या बनाते हैं? कुल। अब हमको क्या करना है? कई सारे ब्लॉक को लेकर के तहसील बनानी है। जो ब्लॉक एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे के समीपस्थ हो, मतलब ऐसे जंतु या पादप जिनमें समान लक्षण हो। एक जंतु एग्जाम्पल लूंगा, एक पादप का, जिनमें समान लक्षण हो। अब इतने एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक वनस्पति का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक जंतुओं का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक पेड़ पौधों का एग्जाम्पल, एक जंतुओं का एग्जाम्पल। अब कई सारे संबंधित वंश को क्या बनाएंगे? कुल बनाएंगे ना। चलिए, अगला संवर्ग कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं, मतलब कई सारे समान वंश मिला करके एक कुल में डाल दो कि भाई ये तुम्हारी फैमिली, ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारी फैमिली। एक तो तुम जाति, एक तुम कौन हो, एक तुम्हारा वंश, तुम किसके बेटे हो, दूसरा तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी, तुम्हारे दादा परदादा अगल बगल चाचा दादा सबको मिलाना है ना। तो वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। अब कम समानता प्रदर्शित करेगा भाई, उतना ज्यादा समानता तो नहीं होगी। कुल के वर्गीकरण के आधार पर पादप में कायिक जनन के गुण होते हैं। उदाहरण, पादपों के 3 वंश, एक होता है सोलेनम वंश, एक होता है पिटूनिया और एक होता है धतूरा। सोलेनम वंश, पिटूनिया वंश, धतूरा वंश, इन तीनों वंश एक दूसरे से आपस में संबंधित लक्षण दिखाते हैं, तो इन सबको एक कुल में रख दिया जाता है। कौन से कुल में? सोलेनेसी कुल में। संबंधित वंश हैं, समान, लगभग एक दूसरे के समान वंश हैं, तो इनको एक कुल में ले जाकर के, किस कुल में? सोलेनम कुल में ले जाकर के रख दिया जाता है। अब कह दो सर हाँ जीवों का एग्जाम्पल बता दीजिए। ये बात तो रही भाई वनस्पतियों की, जीवों की बात बता दीजिए ना कुल में। ठीक है, तो एक कुल आप लोगों ने देखा होगा पैंथेरा, क्या पढ़ा होगा भाई? एक आप लोगों को अभी मैंने पढ़ाया ना पैंथेरा, ना पैंथेरा पढ़ाया ना, पैंथेरा, ये पढ़ाया मैंने, पैंथेरा वंश ना पढ़ाया ना अभी, पैंथेरा वंश। पैंथेरा वंश में कौन आता है? पैंथेरा वंश में कौन आता है? शेर, चीता, बाघ। पैंथेरा वंश में कौन आता है? पैंथेरा वंश में कौन आता है? शेर आता है, चीता आता है और बाघ आता है। शेर, चीता, बाघ पैंथेरा वंश में आता है, शेर, चीता, बाघ। अब दूसरा वंश आपका ने देखा होगा, दूसरा वंश इससे संबंधित मिलता जुलता वंश कौन सा है? इससे मिलता जुलता संबंधित है फेलिडी वंश। कौन सा वंश? इससे मिलता जुलता दूसरा वंश है फेलिस। क्या है? फेलिस। कौन सा है? फेलिस। फेलिस में कौन आता है? तो फेलिस में आती है बिल्ली। कौन आता है? बिल्ली।
फेलिस वंश लिखे दे रहा हूं। अब इन दोनों वंश को मिलाकर के एक कुल बनाया जाता है फैलिडी कुल। फैलिडी कुल, फैलिडी फैमिली। कौन सी फैमिली बनाया जाएगी? तो फैलिडी फैमिली बनाई जाएगी। कैसे? मेरी बात को ध्यान देना। कैसे? तुमने देखा होगा कि पैंथेरा वंश यानी कि शेर चीता बाघ एक तरह दिख रहे हैं। अब शेर चीता बाघ की तरह और कौन दिखता है? तो बिल्ली दिखती है। बिल्ली भले छोटी है लेकिन बिल्ली को देखो, चीता बाघ को देखो या चीता को देखो, लगभग सेम आकार, छोटा है, वही मांसाहारी, वही ये वाले दांत, वैसी शकल। बाघ का छोटा रूप, बाघ का छोटा रूप बिल्ली है, अगर ध्यान से देखोगे ना। ध्यान से अगर कभी देखा होगा आप लोगों ने, तो बाघ का छोटा रूप, बाघ को अगर छोटा किया जाए तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बिल्ली। क्या बन जाएगा? बिल्ली बन जाएगा, भीगी बिल्ली बन जाएगा। तो पैंथेरा वंश यानी कि शेर चीता बाघ और बिल्ली के वंश को, फेलिस वंश को मिलाकर के एक कुल बनाया जाता है फैलिडी कुल। क्या बना दिया जाता है? इनको मिलाकर के एक कुल बनाया जाता है जिस कुल का नाम है फैलिडी कुल। कैसा कुल? फैलिडी कुल। तो हम कह सकते हैं कि कुल में कौन आते हैं? तो कुल में संबंधित वंश आते हैं। कौन आता है? कौन आता है? कुल में किसको रखा जाता है? तो संबंधित वंश। कौन रहता है इसमें कुल में? कुल में रहते हैं संबंधित वंश। संबंधित वंश कहां रखा जाता है? एक कुल में रख दिया जाता है संबंधित वंशों को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब आते हैं ऑर्डर यानी कि गण। ऑर्डर पे आते हैं, गण पे आते हैं। अब देखो हमने क्या करा, ब्लॉक से तहसील बना दिया। अब बहुत सारी तहसील जोड़ करके हम क्या बनाएंगे? तो बहुत सारी तहसील जोड़ करके हम बनाएंगे क्या? बहुत सारी तहसीलों को जोड़ करके हम बनाने वाले हैं जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिला बनाना है। तो बहुत सारे कुल को जोड़ करके क्या बनाएंगे? गण। संवर्ग, जाति, वंश, कुल तीनों के एक समान लक्षण पर आधारित है। यह हम कह सकते हैं इनमें संबंधित, इनमें कौन आता है? इनमें क्या आता है? इनमें आते हैं संबंधित कुल। जो कुल समान लक्षण लगने वाले हैं, ऐसे कुल जो जिसमें समान लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे कुल जिसमें समान लक्षण पाए जाते हैं, वो कहां पे आते हैं? वो आते हैं गण में। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर संवर्गीय वर्ग की पहचान के लक्षणों के समूहन पर आधार करते हैं, समान लक्षणों पर। जैसे पादप में कोर्नवोल्ब्यूसी, सोलोनेसी, दो गण है। अभी सोलेनेसी के बारे में हमने पढ़ा ना। सोलेनेसी कौन कौन था? पढ़ा ना सोलेनेसी। तो सोलेनेसी, कोर्नवोल्ब्यूफिलेसी को एक गण में रखा जाता है। किस गण में? तो इनको एक ही गण में रख दिया जाता है पॉलीसोनिएलस। पॉलीसोनिएलस में, किसमें? पॉलीसोनिएलस में। पहला एग्जांपल कोर्नवोल्ब्यूलेसी, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ नाम है, लेकिन समझना। कौन, क्या नाम है भाई? कोर्नवोल्ब्यूलेसी को और सोलेनेसी को एक गण में रख दिया जाता है। ये अलग अलग गण है, ये अलग अलग कुल है, एक गण में रखा जाता है। किसमें? तो पॉलीसोनिएलस में। ठीक है, अब जैसे हम बात करें किसकी, इसी में बात करते हैं हम भाई कि भाई हाँ गण में बात करते हैं कि प्राणियों में। तो प्राणी का एक गण है गण कार्निवोरा। कौन सा गण? कार्निवोरा, कार्निवोरा। और फेलिडी और कनेडी। कार्निवोरा और फेलिडी के बारे में पढ़ा जिसमें बिल्ली आती है ना, प्लस फेलिडी के साथ तीसरा गण जोड़ते हैं कैनेडी तथा कैनेडी तथा कैनेडी। ठीक है, कैनेडी को स्थान में, जबकि प्राणी में कार्निवोरा श्रेणी में, तो ये कार्निवोरा है, ये क्या गण है? कार्निवोरा। तो कार्निवोरा गण में ध्यान देना, एक सेकेंड, कार्निवोरा गण में क्या करते हैं अपन? दो कुल जोड़ते हैं। कौन कौन से कुल? फैलिडी कुल, फैलिडी कुल, कैनेडी कुल। इन दो कुलों को मिलाकर के, इन दोनों कुलों को मिलाकर एक गण बनाया जाता है जिस गण का नाम है कार्निवोरा। क्या नाम है? कार्निवोरा। जैसे यहां पे है ना कि दो गण मिला, दो कुल मिलाए गए एक गण बना, यहां भी दो कुल मिलाए गए, फैलिडी कुल बिल्ली वाला, एक कैनेडी कुल। फैलिडी कैनेडी कुल, इनके आपस में लक्षण क्या थे? समान थे, आपस में समान लक्षण थे, तो इनसे एक गण बना जिस गण का नाम है कार्निवोरा। क्या बना? एक गण बना जिसका नाम है कार्निवोरा। बस थोड़ा सा एक बार इसको आपको दोहराना पड़ेगा। ये नाम आपको बहुत अजीब लग रहे होंगे, कार्निवोरा, फैलिडी, कैनेडी, थोड़ा सा कुछ नहीं है, सुबह उठ के एक बार दोहरा लेना, एक बार कॉपी में नोट करना, बहुत
दो दो चार चार पॉइंट बता रहा हूं, मेन पॉइंट कॉपी में नोट करना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये नॉर्मल लेवल के नहीं है, बड़े बड़े एग्जामों में ही आएंगे, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आता। तो बस इतना सा याद कर लेना, एक बार सुबह लिख लेना, एक बार सुबह दोहरा लेना, एक बार सुबह दोहरा लेना, फिर अगले दिन उठ के दोहरा लेना, 100% याद हो जाएगा। सुबह उठ के दोहरा बस लेना, 100% याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब हमने क्या बना दिया, जिला बना दिया। अब जिला से क्या बनाना है, मान लीजिए हमने जिला बना लिया, अब कई सारे जिलों को जोड़ करके एक स्टेट बनाना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ना, उत्तराखंड, ऐसे प्रदेश बनाना है। क्या बनाना है, अब अपन को बताना है प्रदेश, क्या बनाना है, प्रदेश। तो ये वर्ग में कौन आता है, तो वर्ग में संबंधित गण आएंगे, गण, संबंधित गण, जितने गण आपस में मिलते जुलते उनको एक वर्ग में रख दिया जाता है। जैसे एक गण है प्राइमेटा जिसमें बंदर आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है। बेटा बंदर की जातियां हैं ये। प्राइमेटा में एक बंदर जिसको तुमने देखा होगा ना, पूंछ होती है, उछलता है, और एक होता है गोरिल्ला और एक होता है गिब्बन होता है बड़ा सा आदमी जैसा, उसमें पूंछ नहीं होती, ऐसे बैठा रहता है। गोरिल्ला तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बंदर की जातियां हैं, लेकिन अलग अलग टाइप की, एकदम से अलग अलग टाइप। बंदर अलग तरह का है, गोरिल्ला अलग तरीके का है, और गिब्बन और अच्छा हाईवी बैठा रहता है ऐसे। तो बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन ये सब प्राइमेटा गण में आते हैं। दूसरा गण है कार्निवोरा, जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ाया। कार्निवोरा गण क्या है, कार्निवोरा गण अभी बताया ना कि कार्निवोरा गण बना फेलिडी प्लस कैनिडी से, फेलिडी प्लस कैनिडी से मिला है कार्निवोरा गण। कार्निवोरा में कौन आता है, बाघ, बिल्ली, और बाघ बिल्ली के अलावा कैनेडी में कौन आता है, तो कैनेडी में आता है कुत्ता भी लगभग वैसा होता है ना, बाघ बिल्ली से कुछ मिलते जुलते लक्षण। बाघ और बिल्ली से मिलते जुलते लक्षण है ना, कुत्ते के भी ये वाले दांत है, ऐसे करता खा लेता है, काट खाता है। बाघ बिल्ली भी ऐसे काट खाते, सबका सेम है सिस्टम, सबका सेम सिस्टम। अरे दादा, सब भौंहा कितना तेज खाते हैं, अरे बाप रे ना। तो कार्निवोरा गण और प्राइमेटा गण, एक गण हुआ प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, दूसरा गण है कार्निवोरा जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। को कहां रखा जाता है, मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है ना। और इसके अंतर्गत मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, कई गण और गण आते हैं, ठीक है। इनको किस वर्ग में रख दिया जाता है, मैमेलिया वर्ग। मैमल्स मतलब मेमल्स होते हैं ये, मेमल्स मतलब स्तनधारी, मेमल्स मतलब स्तनधारी जिसके स्तन भी पाए जाते हैं, इन सबके स्तन पाए जाते हैं। इनकी माताएं अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं ना। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जिनकी माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और ये बच्चे को जन्म दे, अंडा ना दे, बच्चों को जन्म दे और बच्चे को दूध भी पिलाए। ये लक्षण भी इनमें होता है, ठीक है, ये लक्षण भी इनमें होता है, ठीक है। आगे चले वर्ग के बाद क्या बचेगा, संघ। अब हमने मतलब वो बना दिया, मतलब हमने जिले वो बना दिए, प्रदेश बना दिए। अब कई सारे प्रदेशों से एक संघ यानी कि एक देश बनाएंगे। उत्तर प्रदेश वो एक देश, भारत देश ना। हमने कई सारे प्रदेश बना दिया, अब कई सारे प्रदेश मिलकर के देश बनाना है। आइए, संघ क्या है, तो हमने कहा वर्ग, जैसे कौन सा वर्ग, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। एक वर्ग हो गया मछली वर्ग, जिसमें मछली सारी मछलियां रखी हैं। एक वर्ग हो गया उभयचर वर्ग, जिसमें सारे उभयचर, मेढक वगैरह। सरीसृप वर्ग ना, सांप वगैरह। पक्षी वर्ग, उड़ने वाले पक्षी। ये सब कहां आते हैं, ये सब स्तनधारी में आते हैं। ये किस संघ में आते हैं, तो स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी का मतलब इन सब में स्तन, इसमें एक सब में कॉमन बात है कि सब में स्तन पाए जाएंगे, ये सब का ना स्तनधारी में आते हैं। अगले, लेकिन स्तनधारी में पक्षी, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वर्ग जिसमें मछली, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी तथा स्तन, अच्छा सब आते, स्तनधारी भी सब है। मैंने सोचा स्तनधारी में पक्षी नहीं आएगा, पक्षी तो स्तनधारी नहीं है, पक्षी अंडीयुज है, अंडा देते हैं। तो वर्ग में सब आ जाते हैं, मछली भी आ जाता है, संघ में सब आ जाते हैं, मछली भी, उभयचर भी, सरीसृप भी, पक्षी भी, स्तनधारी भी आते हैं। ये क्या करते हैं, ये उच्चतर संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं ना। ये क्या का निर्माण करते हैं, ये निर्माण संघ का निर्माण करते, ये संघ करते हैं। जैसे हमने कहा कि जितने पृष्ठरज्जु वाले हैं, जितने रीढ़ की हड्डी वाले हैं, उनको कहा दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है संघ कार्डेटा। जैसे हमने कहा संघ कार्डेटा, एक संघ बनाया संघ कार्डेटा।
अब संघ कार्डेटा पे कौन आएंगे? जिसके जिसके रीढ़ की हड्डी होगी सब आ जाएंगे। तो देखो तुम लोग देखो, मछली के भी रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे पास भी रीढ़ की हड्डी है। मछली का कंकाल देखा है? मछली का कंकाल देखा है? मछली की रीढ़ की हड्डी होती है, हमारे में रीढ़ की हड्डी होती है, उभयचरों में भी रीढ़ की हड्डी होती है ना। जितने उभयचर है, मेढक वगैरह, इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती, कंकाल देखा होगा कभी। सरीसृप, सांप, मगरमच्छ, इनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। पक्षी, पक्षियों में भी रीढ़ की हड्डी होती, हर पक्षी की ये रीढ़ की हड्डी होती है। स्तनधारी जितने मैमल्स हैं हम लोग, जितने गाय भैंस सब स्तनधारी हैं, सब में रीढ़ की हड्डी होती। तो जितने रीढ़ की हड्डी होती है, जिन जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी है, उन सबको एक ही संघ में रख दिया जाता है, संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा, कार्डेटा का मतलब है रीढ़ की हड्डी वाले जंतु। ठीक है, जितने जंतु हैं इन सबको क्या रख दिया जाता है? संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा क्या का मतलब है? रीढ़ की हड्डी वाले जंतु को लिख सकते हो ना, कि रीढ़ की हड्डी वाले। अब इसमें सब एक हो रहे हैं, देखो सारे गण वण वगैरह सब एक हो रहे हैं, सारे वर्ग सारे गण सब एक हो जा रहे हैं। मतलब पूरा एक देश बना लिया हमने, पूरा एक देश बना लिया। अब देश से क्या बनाना है? विश्व बनाना है। अब इन पूरे देशों को जोड़ करके एक विश्व बनाना है। आखिरी काम, आखिरी काम क्या? इन सारे देशों को जोड़ करके एक विश्व की रचना करना। आइए चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ले लिया? ले लिया ये फैसला। चलिए, जगत। अब जगत देश, तो जंतु में वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों का, विभिन्न संघों के सभी प्राणियों का उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया। जबकि पादप जगत में विभिन्न डिवीजन के सभी पादपों को रखा गया। जगत हमने कहा 5 जगत टोटल हैं आर.एच. विटेकर में। एक है जगत मुनेरा, जिसमें सारे एक कोश की जीवों को रखा गया जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। दूसरा जगत है, आगे इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, जिसमें सारे एक कोश की जंतुओं को रखा गया, लेकिन ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले। फिर सारे कवकों के लिए एक जगत बना दिया गया, क्या? जगत फंजाई, या कह सकते हो कवक जगत। ऐसे लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कवक जगत। इधर कवक कर दो, इधर जगत, कवक जगत। फिर आता है सारे जंतु जिसमें रख दिया गया, उसको बोलते हैं जंतु जगत। क्या बोलते हैं? जंतु जगत। फिर सारे पादप जिसमें रख दिया गया, उसको बोलते हैं पादप जगत। पादप जगत। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी। कहानी खत्म। 5 जगतों में सब कुछ अब आकर के समाहित हो गया। 5 जगतों में अब सब कुछ आकर के क्या हो गया? समाहित हो गया। सब कुछ आकर के क्या हो गया? समाहित हो गया। ठीक है, सब कुछ आकर के इन 5 जगतों में समाहित हो गया। ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई सबको? तो यहां से आपका ये चैप्टर गाइज, यहां से ये आपका चैप्टर क्या होता है? यहां से ये चैप्टर आपका इंड होता है। लेकिन इंड होने से पहले आइए एक जरूरी वर्गीकरण कर दे रहा हूं, मानव का वर्गीकरण। शायद आपसे पूछा जाए कभी ना कभी, तो आइए मानव का वर्गीकरण देखते हैं करके। मानव का वर्गीकरण ये एक्स्ट्रा नॉलेज इस चैप्टर का दे रहा हूं, जो आपको काम देगा। मानव का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? तो हमने कहा 7 सिस्टम में करते हैं। एक तरफ संवर्ग, एक तरफ लिखते हैं समवर्ग, और एक तरफ का लिखते हैं, एक तरफ जीव का नाम ना, एक तरफ का हो गया जीव का नाम ना, संवर्ग, इधर जीव का नाम लिख दिया मानव। अब मानव के संवर्ग में क्या है? मानव का संवर्ग पहले जगत, जगत, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति। ठीक है, तो किस जगत में है मानव? तो मानव है जंतु जगत में। किस जगत में मानव है? तो मानव है जंतु जगत में। किसमें है? हम किस जगत में? जंतु जगत में जंतु हैं। अब कह दो कि हमारा संघ क्या है? तो हम रीढ़ की हड्डी वाले हैं, तो हमारा संघ है कार्डेटा। हमने कहा ना कि रीढ़ की हड्डी है हमारे पास, तो संघ कार्डेटा है। वर्ग क्या है? वर्ग है मैमेलिया, स्तनधारी हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं। वर्ग हमारा कौन सा है? तो वर्ग है मैमेलिया। मैमेलिया। गण हमारा क्या है? तो गण हम भी प्राइमेट्स वाले में आते हैं। प्राइमेट्स, गण हमारा क्या है? प्राइमेट्स।
कौन सा कुल है? कुल है हमारा होमिनिडी। होमिनिडी कौन सा कुल है? होमिनिडी। और वंश क्या है हमारा? तो वंश तो पता ही है, वंश हो गया होमो और जाति हो गई हमारी सैपियंस। जाति हमारी क्या हो गई? जाति हमारी हो गई सैपियंस। जाति हमारी क्या हो गई? सैपियंस। तो यहां से हमारा ये चैप्टर होता है गाइज हैप्पी एंडिंग द एंड। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेकंड चैप्टर को भी ऐसे ही लाऊं, और सेकंड चैप्टर बहुत प्यारा सा है विद 3D एनिमेशन, 5 जगत वर्गीकरण जो हमारे नॉलेज को और आगे बढ़ाएगा। 5 जगत वर्गीकरण जो हमारे नॉलेज को और आगे बढ़ाएगा। तो सेकंड चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि मैं लेकर आऊं तो आप सभी लोग शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करेंगे। और ये क्लास कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी अभी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। बेटा 3 काम करना, डिजिटल गुरुदक्षिणा आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं बेटा, पूरी तरीके से आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं ये सारी चीजें इतनी मेहनत करके, और पूरा 3D में प्रोवाइड कराऊंगा। इसके लिए सिर्फ आपको 3 काम करने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट जरूर करना है कमेंट सेक्शन में। वो डिजिटल गुरुदक्षिणा है। डिजिटल गुरुदक्षिणा में सिर्फ 3 चीज मांग रहा हूं, लाइक, शेयर और कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन को भर देना। अगली यानी कि चैप्टर 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी बता देना। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, लव यू ऑल। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा।